अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अच्छा सा नावल लेके आई हूँ और इस नावल का नाम आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा। चलिए अब हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइस के बच्चे तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो आइस के पीछे दौड़ती चला रही थी। गुस्से से इसकी धुतिया रंग सुर्ख हो चुकी थी। आइस हंसता हुआ आगे भाग रहा था और पीछे पीछे चची जान बचा ले, वरना आपकी इस चड़ैल ने मेरा खून पी जाना है। आइस फौरन से मदीहा बेगम को देखते इनके पीछे छुपा था। अम्मी आप हट जाएं प्लीज़, मैंने आज इसको नहीं छोड़ना। वो गुस्से में आइस को घूरते हुए मदीहा बेगम से बोली थी, देखिए चची जान ने इसको कैसे मासूम के पीछे पड़ी हुई है। आइस मासूमियत से बोला था, हो क्या गया है पहले बताओ तो सही कोई। मदीहा बेगम ने इनसे पूछा था। चची जान मैं ना, चुप करो तुम, अपने मतलब की कहानी सुनाओगे। आइस अभी शुरू होता आनिया ने इसे चुप करवा दिया था। अम्मी मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने लिए कल चॉकलेट फ्रिज में रखी थी और वो ये मोटा खा गया और हंसी हो गई थी। बस इतनी सी बात पर तुम पूरे घर में चीखती भी रही। वो हैरान हुए बिना ना रह सकी थी। चाची जान मुझे नहीं पता था। चुप रहो तुम। अम्मी इसको पता था, वो मेरी चॉकलेट है, मेरे अलावा और खाता ही कौन है। हाँ और अम्मी ये इतनी सी बात नहीं है, आपको पता है चॉकलेट मेरी फेवरेट है, आप समझ क्यों नहीं रही। वो आइस को बोलने का मौका दिए बगैर गुस्से से कहती। आखिर में मदीहा बेगम से दुख भरे लहजे में बोली थी, खैर इस मामले को रफा दफा करो और ले आना चॉकलेट। दुनिया की आखिरी चॉकलेट तो नहीं थी जो इस तरह से बिहेव कर रही हूँ। मदीहा बेगम आनिया को सुनाती किचन की तरफ बढ़ गई थी। हाँ हद ही हो गया, आखिर आखिरी चॉकलेट थोड़ी थी। आइस ने इसे शरारते हुए लापरवाही से कहा था, मैं तुम्हें हज़म नहीं होने दूंगी। आयज़ आनिया के चेहरे के तासुरात देखते हुए आयज़ ने फिर से दौड़ लगा दी थी। इब्राहिम और फिरदौस बेगम के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अहमद इब्राहिम और छोटा बेटा ज़फ़र इब्राहिम। बड़े बेटे अहमद इब्राहिम और इनकी जोजा सानिया, इनके अ, दो बेटे थे जिसने बीबीए और एमबीए किया था, अरीश अहमद और आइज़ अहमद। अरीश जो कि बीबीए के बाद अहमद साहब के साथ बिज़नेस में आ गया था और आइज़ अभी पढ़ रहा था, वो इसके लास्ट ईयर में था। ज़फ़र इब्राहिम और इनकी ज़ोजा मोहतरमा की एक इकलौती बेटी यानी ज़फ़र इब्राहिम सबकी लाडली थी। सबसे इसकी बहुत बनती थी सिवाय एक इंसान के यानी अरीश अहमद के, जो कि आनिया के मुताबिक ये था एक खड़ूस किस्म का इंसान था। अलबत्ता आइज़ और आनिया की आपस में बहुत बनती थी, लड़ते झगड़ते भी थे, मगर एका भी बहुत था। आनिया आइज़ से 3-4 महीने ही बड़ी थी। इसके बाद इब्राहिम साहब की एक बेटी राबिया थी। इनके भी दो बच्चे थे, अरीज और सुबहान। अरीज आनिया से 1 साल ही छोटा था और सुबहान अभी फर्स्ट ईयर में था। राबिया बेगम अपने बच्चों और शौहर जाहिद के साथ कुवैत रहती थी। मेरा सर मत खाओ, आइज़ झंझलाते हुए बोला था। मैंने तुम्हारा सर खाना भी नहीं है आई समझ, मुझे आइसक्रीम ही खानी है। आनिया बज़िद हुई थी, आखिर ऐसी भी क्या आफत आ गई जो आइसक्रीम लाजमी खानी है। आइज़ लापरवाही से बोला था। आइज़ तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं शर्त जीती तो तुम आइसक्रीम खिलाओगे, मुझे खानी है। वो ज़ोर देते हुए बोली, तो अच्छा ओलंपिक्स में नहीं जीती, तुम लूडो ही जीती हो ना, इतना बलबेला क्यों मचा रही हो। आइज़ मोबाइल में फिर से लग गया था। वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठे थे। आनिया सारा टाइम नीचे वाले पोर्शन में ही पाई जाती थी, हरीश के आने से पहले तक, और आइज़ के साथ लूडो खेल रही थी। जब उन्होंने शर्त लगाई कि जो हारा आइसक्रीम खिलाएगा, और अब आइज़ हार गया था। आनिया तब से आइज़ के पीछे पड़ी हुई थी कि लेकिन आइज़ खिलाने से इनकारी था। वो आइज़ ही क्या जो सीधे तरीके से बात मान जाए। कोई इन्हें चुप भी करवाता कि इनके नहीं करवाता था कि इनके रोज़ का मामूल था। आनिया मुँह फैलाए बैठी थी, तभी हरीश ने लाउंज में कदम रखा। वो इस वक्त ऑफिस से आ रहा था। हरीश ने अंदर आते ही सलाम किया। आइज़ ने सलाम का जवाब दिया और मोबाइल रख दिया, जबकि आनिया इसी तरह बैठी रही। हरीश आनिया की तरफ देखता, टाई की नाट ढीली करता आइज़ के बराबर में बैठ गया था। आइज़ आज मौसम ख़राब नहीं लग रहा? हरीश ने आनिया की तरफ देखते हुए शरारत से पूछा। आनिया ने हरीश को घूरा था, और आपको तो 24 घंटे ख़राब ही लगता है। वो गुस्से से पैर पर रखते वहाँ से वॉकआउट हो गए थे। हरीश हैरान रह गया। उसने आइज़ को सवाली नज़र से देखा। आइज़ ने कंधे उचका दिए थे। बाकी सब किधर हैं? हरीश ने खुद ही मौजू बदलते हुए इधर उधर देखते हुए पूछा। चाची जान ऊपर और अम्मी जान किचन में होंगी। ओके, वो कहता हुआ अपने वहाँ से उठकर आइज़ फिर से अपने मोबाइल में लग गया। आए बड़े मिस्टर हिटलर, मौसम ख़राब नहीं लग रहा? आनिया गुस्से से अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काटते हुए हरीश की नकल उतारते हुए बोली थी, पता नहीं समझते क्या है खुद को। हरीश अहमद आने की बात के जवाब में बड़ा महफूज होकर कहा गया था। वो आवाज़ पर चौंक कर पलटी तो हरीश निचला लब दांतों में दबाए खड़ा था। इस वक्त वो अपने ऑफिस वाले हुलिया मेहता टाई की नाट ढीली और शर्ट की आस्तीन कोहने तक मोड़ी हुई थी। जेब में हाथ डाले खड़ा था। माथे पर बिखरे बाल, चेहरे पर भी थकान वाज़ेह थी। बिला शबा वो बहुत वजीहा था। तो मैं क्या अचार डालूँ आपके नाम का? आनिया चबा चबा कर बोली थी। मैंने ऐसा कब कहा? हरीश चलता हुआ आनिया के बेड पर बैठ गया था। आनिया की बुरी आंखें हैरत से खुल गई थी। हरीश और इतना बेतकल्लुफ़ क्या चाहिए? आनिया ने स्पार लहजे में पूछा था। गुस्से में क्यों हो? हरीश ने इसका सवाल नज़रअंदाज करते नरमी से पूछा। वो दोनों हाथ पीछे किए बेड पर टकाए बैठा था। आपसे मतलब? आनिया ने आबरू चुकाए थे। तमीज़ से बात किया करो, मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। एकदम सीधा होकर बैठा था। नरमी? कौन सी नरमी? कब
की नरमी। आनिया बेसिक अंदाज में बोली थी, सख्ती भी नहीं की मैंने अभी तक, समझी जिस दिन मैंने सख्ती की ना कोई रोक नहीं सकेगा। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। जब भी वो सोचता कि आनिया से आराम से बात करे वो किसी न किसी बात पर गुस्सा दिला देती। आखिर पता नहीं ऐसा कब तक चलना था। हाँ, बड़े आए, पता नहीं क्यों मेरे सर पर मुसल्लत कर दिए गए हैं फजूल का अजाब। वो गुस्से से सोचती बेड पर ही डेट हो गई थी जहाँ अभी कुछ देर पहले हरीश बैठा था। वो मुंह फुलाए सोफे पर टांगे ऊपर के बैठी थी। जब सानिया बेगम वहाँ आई थी, क्या वह मेरी बेटी को, उन्होंने प्यार से आने से पूछा और इसके पास ही बैठ गई थी। कुछ नहीं ताई जान, बस मैं बोर हो रही थी, सोचा नीचे चली जाऊँ। नीचे आई तो आइस भी नहीं था। वो मुंह बनाए बोली थी। इसके इस तरह से बोलने पर वो हंस दी थी। हाँ, आइस अपने दोस्तों के साथ गया है, तुम कुछ और कर लो। नहीं ना, यही तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। वो नोज़ मुँह फुलाए हुए बोली थी। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? अभी सानिया कुछ कहती हरीश चलता हुआ इनके पास आ गया। ऑफिस से आ रहा था। बेटा सलाम भूल गए हो? सानिया बेगम ने हरीश को टोका। आनिया हाथों पर चेहरा गिराए बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन। हरीश ने शरारत से कहते ख़वातीन पर जोर दिया था। वालेकुम सलाम बेटा जी। सानिया हरीश के मजाक पर मुस्कुराती। हरीश इनके साथ वाले सोफे पर बैठ गया था। इन मोहतरमा को क्या हुआ है? इसने सानिया से पूछा था। बोर हो रही है आपकी बेगम साहिबा, उन्होंने गोया अहम इतला दी थी, जिस पर आनिया ने दाई जान को शिकवाना नज़र से देखा। इन मोहतरम को बताने की क्या ज़रूरत थी? खैरियत, इनके पार्टनर कहाँ है? हरीश का मूड काफ़ी खुशगवार था, जो कि सानिया और आफिया ने भी फील किया था। आनिया तो बाकायदा मशकूक निगाहों से देख रही थी। अब ऐसे ना देखो यार, हरीश ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। अब तो आनिया को हरीश की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सानिया बेगम कहते वहाँ से उठकर चली गई। आपको खैर तो है ना? आज दिमाग वगैरह तो नहीं हिल गया? कहीं चेक करे। आनिया ने नाक सिकुड़ते हुए कहा। हरीश का कहका बुलंद हुआ था। नहीं यार, वही है, बल्कि ठिकाने पर अब आया है, हरीश ने ज़ुबानी अंदाज में कहा। आनिया ने हरीश को घूरा था। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आइसक्रीम खानी है? कल तुम्हें आज ने नहीं खिलाई थी ना? उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। नहीं मुझे नहीं खानी, और आप से तो बिल्कुल भी नहीं, सारी ज़िंदगी एहसान जताते जताते रहेंगे। आनिया का मूड वैसा ही था। ओ कम ऑन यार, बीवी को आइसक्रीम खिलाने में कैसा एहसान? आनिया ने इसे हैरानगी से देखा। इतने में सानिया बेगम भी आ गई थी। ये लो तुम जूस पियो। हरीश ने इसके हाथ से एक गिलास ले लिया। आनिया मौका देखते ही बगैर कुछ के वहाँ से भागी। हरीश नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुरा दिया था। कमरे में आकर ही आनिया ने दम लिया था। कमरे का दरवाज़ा एहतियातन बंद कर दिया। इसका दिल धक धक कर रहा था। इसने एक लंबा सांस खारिज किया। आखिर हरीश को बैठे बैठाए क्या सूझी? वो आज कल इसके रवैये पर हैरान थी। आज से पहले कभी भी हरीश ने यूँ इसके और अपने रिश्ते के बारे में नहीं जताया था। फिर अब आखिर अभी वो ये सोच रही थी कि अचानक दरवाज़ा नॉक हुआ। उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन? अपने आप पर काबू पाते बोली। आनिया बेटा क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो। मदीहा बेगम की आवाज़ पर वो फ़ौरन उठी। दरवाज़ा खोला। जी मामा। बेटा क्या हुआ? खैरियत? मदीहा अभी परेशान हुई थी। जी मामा सब खैरियत ही है, बस ठीक। इसने बहाना बनाया। अब वो अपने आप को संभाल चुकी थी। अच्छा चलो बाहर आ जाओ, कुछ मदद करो, मेरी काम में बहुत काम पड़ा है। अभी वो मसरूफ़ से कहने लगी। क्यों मम्मा क्या हुआ जो इतना काम पड़ गया? वो हैरान हुई। अरे हाँ, तुम्हें बताना ही भूल गई, जुम्मे को तुम्हारी फूफो आ रही है सारी फैमिली के साथ। वो खुशी से बताने लगी। सच्ची मम्मा फूफो आ रही हैं? रिश भी आएगी? वो पुरजोश होते बोली थी। हाँ सब आ रहे हैं, और बाहर बहुत काम है। इसकी मम्मा कहकर बाहर निकल गई और वो भी खुश होगी। 2 मिनट पहले रिश की बात भूल गई थी, वो ऐसी ही थी, ज़्यादा देर बात याद नहीं रखती थी। वो भी बाहर निकल गई। जी चाची, चाची जान आनिया कहाँ पर है? वो आनिया को ढूंढता हुआ ऊपर ही आया तो इससे मदीहा नज़र आई और इनसे पूछा। बेटा वो अपने कमरे में है, कोई काम था? मदीहा बेगम ने पूछा। नहीं चाची, असल में वो शायद कल से मेरे से किसी बात से नाराज़ होगी, इसे सोचा मना लूँ। सर खुजाता हुआ बनाना बनाकर बोला था। चलो सही है, चले जाओ कमरे में। वो अपने वो मुस्कुराकर कहती अपने काम में लग गई थी। वो बेड पर बैठी अपनी कोई असाइनमेंट बना रही थी। जब दरवाज़ा नौको आ जाए मसरूफ़ से अंदाज में बोली। इसके कहते ही हरीश अंदर आगे आने को लगा कि इसकी मामा होगी, मगर जब सर उठा कर देखा तो हैरान रह गई। वो जेबों में हाथ डाले इसी को खड़ा देख रहा था। आप आइए बैठे। वो बेड पर जगह बनाते हुए बोली थी। मुस्कुराता हुआ बैठ गया था। कुछ काम था? उंगलियां बनोड़ते हुए पूछने लगी। जैसी भी थी तो एक लड़की। इसका कन्फ्यूज़ होना हरीश की समझ में आ रहा था। नहीं, मैं बोल रहा था, सोचा कि कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वो वैसे बोल रहा था जैसे में बहुत बेतकल्फ़ी हो। रानिया तो हरीश का ये रूप देखकर हैरान परेशान हो गई थी। ऐसे क्या देख रही हो? बताओ ना। आप किसी और के साथ चले जाए, मैं बिज़ी हूँ, जल्दी से बोली। और अपनी किताब की तरफ इशारा किया कि वाक़ई फ़ारिग नहीं थी। और किसके साथ? वो आबरूश खाकर बोला। चलो नहीं आप प्लीज़। अपने मासूम से शौहर की बात मालूम मासूमे से के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला था। आनिया से तो ऐसा हरीश हज़म ही नहीं हो रहा था। जी जी चले, वो उठते बोली। इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। हरीश मुस्कुराता हुआ उठ गया था। चले जल्दी आ जाओ नीचे, गाड़ी में इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। आनिया हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो पोर्च में आती दिखाई दी। हल्की आसमानी रंग की कुर्ती में इसकी सफ़ेद रंगत मज़ीद खिल गई थी। हरीश से देखता गाड़ी में बैठ गया। वो भी जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई थी। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो। बेनियाज़ी से आंखों पर ग्लासेस चढ़ाते हुए आने को
आगा कर गया था। मेरी मर्ज़ी कब से चलने लगी पता नहीं क्यों, पर वो तंज़ कर गई यानी। प्लीज़ हम आराम से बात कर सकते हैं? वो तहम्मुल से बोला, जी, जी, क्यों नहीं? वो जितना हैरान होती इतना कम था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया। आज से पहले अरीश ने अपनी मर्ज़ी की थी, ऐसा नहीं था कि वो आनिया की चलने नहीं देता था। वो हमेशा समझदारी से सही फ़ैसला लेता था और रानी को कौन समझाए? वो हमेशा जो कहता था आनिया इसकी चिढ़ में हमेशा उल्टा कर देती थी, जिससे इसे गुस्सा भी आता था और आनिया के लिए वो बहुत बेहतर चाहता था हमेशा से, मगर आनिया इस सब को अपने लिए पाबंदी समझती थी। कहाँ वो शरारती सी लड़की, कहाँ वो संजीदा सा लड़का। एक दफ़ा बचपन में आनिया को साइकिल का शौक़ हुआ था, वो 15 साल की थी। इसने पहले ज़फ़र साहब से कहा कि इसे चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। इसकी मम्मा भी नहीं मानी थी। इसने ताया जान से सिफ़ारिश करवाई तो आख़िर ज़फ़र साहब को मानना ही पड़ा। जब इस बात का अरीश को पता चला तो इसको बहुत गुस्सा आया। इस वक़्त इसका बस नहीं चल रहा था कि आनिया का दिमाग ठिकाने लगा दे। वो फ़ौरन से आनिया के पास पहुँचा था। तब इसने आनिया से साइकिल की वजह पूछी कि आख़िर ऐसा भी क्या है जो वो साइकिल के पीछे पड़ी है? वो आइस भी तो है, मैं इसके साथ साइकिल चला लिया करूँगी और मुझे शौक है। इसके जवाब में अरीश का दिमाग ही घुमा दिया था और इसने आनिया के साइकिल वाले शौक पर पानी फेर दिया और आनिया की साइकिल किसी गली के बच्चे को दे दी और वो रोती रह गई। मगर यहाँ पर परवाह किसे थी? वो हमेशा से इसी तरह हर दफ़ा इसके शौक का कत्ल करता आया था। अरीश ने आइसक्रीम पार्लर के बाहर गाड़ी रोकी। अरीश ने खुद से ही इसके लिए इसका फ़ेवरेट फ्लेवर इसके आगे किया था। वो सोचा कि दुनिया से बाहर आई थी, यानी पकड़ो। मैंने कहा ले लो। इसने आइसक्रीम की तरफ इशारा किया तो आनिया ने फ़ौरन पकड़ ली। इस दौरान भी इनमें कुछ बात नहीं हुई थी। अरीश ने इसकी खामोशी को तोड़ा। आनिया खैर तो है, ज़ुबान क्या घर छोड़ कर आई हो? वो आँखों में शरारत लिए पूछ रहा था। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं अब आपसे क्या बात करूँ? वो भी आनिया थी, इसी के अंदाज़ में आँखें पटपटाती हुई बोली थी। अरीश इसके अंदाज़ पर मुस्कुरा दिया। चलो शुक्र है तुम वापस आ गए हो। मज़ाक करता बोला, कहाँ से? वो हैरानगी से बोली, अरे अभी तुम खामोश थी तो आनिया नहीं कोई और ही लग रही थी, लेकिन अब आनिया लग रही हो। अच्छा। वो समझदारी से सर हिलाती आइसक्रीम खाने लगी। अरीश भी सर झटक कर मुस्कुरा दिया। बेवफा लड़की, तुम्हें मेरी याद ना आई? अगले सुबह आइस इसके सर पर खड़ा शिकवा कर रहा था। मतलब आनिया ने आबरू चुकाते वो वाह मतलब भैया मैं समझाऊँ मतलब ये लोगों को। वो मुँह बनाता हुआ इसके पास ही शेल्फ पर बैठ गया था। ये तुम कब से इतने सेल्फ़ी फ़लसफ़ी हो गए? ठीक है, मतलब बताओ अपनी बात का। वो चिढ़कर बोली थी, यार कल तुम और भैया अकेले चले गए आइसक्रीम के लिए। वो इसके हाथ से डस्टर लेता हुआ बोला था, तो अब क्या साथ वाली आंटी स्कीना को भी लेके जाते हैं बॉडीगार्ड की सूरत में? वो उसके हाथ से वापस डस्टर लेती हुई बोली, यार तुम्हें मैं नज़र नहीं आया? हद है, मुझे भी ले जाती। वो अब की बात बनाते हुए बोला, वो बेचारा क्यों बना हुआ था? ओह अच्छा, तो तुम घर नहीं थे। अब इतने स्पेशल तो हो नहीं कि हम तुम्हें फ़ोन करके कहते कि अगर आना चाहते हैं जनाब आली तो आ जाएँ, हम इंतज़ार फरमा रहे हैं। हमें अपना तो कोई काम ही नहीं है जैसे। अब के वो इसके मुँह को देखते हुए शरारते हुए बोली थी, देख ली यार तुम्हारी वफ़ा भी। वो सर झटक कर बोला, मासूम तो वो इस वक़्त ऐसा बना हुआ था जैसे आनिया को मालूम ही ना हो वो कितना शरीफ़ है। आइस चलो प्लीज़ ना तंग करो, वरना मैं अरीश से कह दूँगी कि तुम बहुत ही बदतमीज़ किस्म की लड़की हो। आनिया ने आखिर तंग आकर अच्छी खासी धमकी दे डाली थी। उफ़ आनिया बस करो तुम ना, मुझे इस चुड़ैल के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। बदमज़ा हुआ था क्योंकि ये धमकी काम करती थी। अब तुम इसे चुड़ैल तो मत कहो, इतनी प्यारी चुड़ैलें तो नहीं होती। आनिया अब शेल्फ़ पर से चीज़ें समेटने लगी थी। वो कुछ किचन की सफाई कर रही थी और आइज़ इसका सर खा रहा था। भाभी साहिबा, आपको तो ये भी नहीं कह सकते कि अब आपको ठिकाने लगाया जाएगा क्योंकि आपने आना तो इधर ही है। हाय मैं बेचारा, आइज़ मज़लूमी से कहता जा रहा था बगैर आने की तरफ देखे जो इस वक़्त गुस्से से लाल पीली हो चुकी थी। आज तुम्हारी खैर नहीं। वो आइज़ पर चीखी। आज आनिया को देखकर अपने बचाव के लिए किचन से भागा। आनिया इसके पीछे लिपटी। मैंने गलत तो नहीं कहा? वो भागता हुआ जा रहा था। आनिया को मज़ीद गुस्सा आ रहा था। मैं बताती हूँ तुम्हें, इतने तुम सच्चे। वो सीढ़ियाँ चढ़ गया, लेकिन जब आनिया चढ़ने लगी तो इसकी अरीश से ज़बरदस्त किस्म की टक्कर होगी। अम्मी, वो गिरते-गिरते बची क्योंकि अरीश ने इसे बर वक़्त बातों से थाम लिया था। वो माथे को मसलते हुए गुस्से से बोली, लोहे के बने हैं आप, मेरा सर वो छोड़े मुझे। जब आनिया सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो अरीश से ज़बरदस्त किस्म की टकरा गई। मगर यहाँ अरीश दिलचस्पी से आनिया को देखने में मसरूफ़ था। वो झुंझला ही गई थी। अरीश ने इसकी एक भी नहीं सुनी थी। सुनाई नहीं दे रहा? अब क्या दिमाग के साथ-साथ कान भी जवाब दे गए हैं आपके? वो चिढ़कर बोली। आइज़ का गुस्सा भी इस बेचारे पर निकल गया था। कान का तो पता नहीं, इस दिल ने ज़रूर जवाब दे दिया है, वो भी आपके हक़ में। वो दिल पर हाथ रखता हुआ मुस्कुराया था। जी? अरीश की बात पर आनिया की बुरी आँखें हैरत से फैल गई थी। रास्ता छोड़ें, आप का इलाज नामुमकिन है। वो बेनियाज़ी से बोली, नहीं अब ऐसा भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसका इलाज मुमकिन है। वो मुस्कुराते हुए बोला था, क्यों, मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो इसका इलाज कर सकती हूँ? और छोड़ें मुझे। आनिया को बोलते हुए एहसास हुआ कि वो अभी भी इसे थामे हुए खड़ा है, वरना शायद अरीश की बातों से वो कब की चकरा कर गिर गई होती। क्यों छोड़ूं? मेरी बीवी हो तो मेरी मर्ज़ी। वो जताते हुए बोला, ये शोहर के दर्जे अगर फ़ाइज़ हो ही गए हैं तो किसी और पर जाकर इसका रौब झाड़ें। और दूसरी बात ये कि मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, अभी सिर्फ़ मनकुहा हूँ। सिर्फ़ मनकुहा। वो एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देती बोली, ओह माय गॉड! सिर्फ़, अभी भी सिर्फ़। वो सदमे से बोला। इसका दिल किया कि वो आनिया की अकल पर मातम करे। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ़ था। चलो कोई नहीं, बीवी बन जाओगी, वो वक़्त भी ज़्यादा दूर नहीं है। वो संभल कर दोबारा शौक़ से लहज़े में बोला,
बट क्या बकवास है ये, मैंने कोई आपसे शादी-वादी नहीं करनी है। आन्या तो भड़क ही उठी थी। अरीश अब इसे छोड़ चुका था, ये तो अब वक़्त ही बताएगा। वो डटाई से बोला था, वो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो ये कहती झंझनाती हुई वहाँ से वॉकआउट कर गई। अरीश भी इसके अंदाज़ पर मुस्कुराता सीढ़ियाँ उतर गया था। आइस भागता-भागता कमरे में आया। अभी कमरे में आके उसने सूखा साँस लिया ही तक इसका फ़ोन बज उठा। उफ़! अब को इस वक़्त मेरी याद आ गई। वो बड़बड़ाता हुआ फ़ोन की तरफ लपका और फ़ोन पर नाम देखकर दंग रह गया। फिर जल्दी से संभल कर फ़ोन यस किया। अस्सलाम वालेकुम मामी जान, कैसी हैं आप? कहाँ पर थी? मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, आप उठा ही नहीं रही थी मामी जान। वो एक ही सांस में फ़ोन उठाते शुरू हो चुकी थी। आइस ने इसे बीच में टोका था। मामी जान का बेटा, खासा ज़ोर देते हुए वो शाह से सिर्फ इतना ही बोला था। रिश ने ज़ुबान दाँतों तले दबाई थी और मुझे लगा कि मामी है तो मैं इसलिए बोलती, और मुझे क्या पता कि आप होंगे। वैसे मामी कहाँ पर हैं मेरी? इनसे बात करवा दें, मुझे अभी बात करनी है। वो संभल चुकी थी। वो फिर से नॉन स्टॉप स्टार्ट हो चुकी थी। तुम जब भी बोलती हो इतना ज़्यादा ही बोलती हो? आइस ने आक्रोश खाते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर तब ही गई थी। आपसे मतलब आपको क्या मसला है? मेरी ज़ुबान मेरी मर्ज़ी। आप कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? आइस ने फ़ोन कान से हटाकर फ़ोन को घूरा, फिर दोबारा कान से लगाया। मुँह से बोलने में मसरूफ़ थी। और बाय द वे, मैंने आपसे बात ही नहीं करनी, मैंने मम्मी जान को कॉल की थी। कहाँ है वो? बात करवा दे मेरी। वो तंग कर बोली। आइज़ हैरान हुआ, यानी वो कब से समझ रही थी कि ये मम्मी का नंबर है। आप चुप क्यों हैं? बोलें आइज़। आइज़ को सारी बात में बस इसके मुँह से निकला अपना नाम ही अच्छा लगा था। मिस अरीज, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपने मम्मा की जगह मेरे फ़ोन पर कॉल की है। और अब दूसरी बात कि मैं आपकी बात नहीं करवा सकता, वो बाज़ार गई हुई हैं। आइज़ ने आराम से जवाब दिया। क्या वाक़ई में ये आपका नंबर है? इस दिन तो मम्मी ने इसी नंबर से कॉल की थी ना? मुझे लगा। अच्छा स्टॉप, रुकिए मेरी बात सुनें। मैंने आपसे वजह नहीं पूछी, और प्लीज़ आप कम बोला करें थोड़ा। इससे पहले अरीज फिर शुरू होती वो बोल पड़ा था। अरीज तो आइज़ की बात सुनकर आग ही लगी थी। आप फिर से वही बात कर रहे हैं। मैं इतना भी नहीं बोलती जो आपको मुझसे इतना मसला हो रहा है। अगर फिर भी आपको मेरे से इतना ही मसला है तो आप कॉल काट दें। हूँ, इसने बेनियाज़ से कहकर अपने बाल झटके थे, मगर दूसरी तरफ से कॉल कट जाने की आवाज़ पर वो दंग रह गई थी। सच में कॉल काट दी। फ़ोन सामने किया, मोबाइल को दुःख से देखती हुई बोली थी। मुझे लगा कुछ कहेगा। होना बदतमीज़ इंसान, ज़रा मैनर्स नहीं है, ऐसे बात करते हैं किसी से? वो मोबाइल बेड पर पटकते के फेंकने के अंदाज़ में रखती हुई बाहर निकल गई। इधर आइज़ की हँसी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला तो सामने आन्या नज़र आई थी। आइज़ को थोड़ी देर पहले वाली बात याद आई तो भागने लगा, लेकिन आन्या देख चुकी थी। आइज़ रुको ज़रा वहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूँगी। और चलती हुई उसके करीब आई तो उसकी मुस्कुराहट देखकर रुकी। और किस बात पर इतना मुस्कुराया जा रहा है? अरीश को देख लिया कि आन्या आइज़ के सर पर खड़ी इस्तग़फ़ार कर रही थी। आइस आने की बात पर हल्का-सा हँस दिया। नहीं देखा तो नहीं, मगर बात ज़रूर की है। हो बातें कर ली, हमें खबर ही ना होने दी। हमारी देवरानी जी का फ़ोन आया था। आनिया ने आइस को छेड़ा था। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। आइस ने सर खुजाया था। अच्छा जी, अभी से बचपन की भाभी जान प्लस दोस्त गई तेल लेने। वैसे बात क्या हुई? वो आँखें पटपटाती हुई बोली थी तो आइस हैरान हुआ। आनिया भाभी जान, मैं कहता हूँ तो बुरा लगता है आपको, और अब आप खुद अपने रिश्ते को कब से डिफ़ाइन करने में लगी हुई हैं। आनिया को खुद एहसास ना हुआ कि वो क्या बोल गया। इसने तो कहा तो वो सर झुका गया। अच्छा छोड़ो इन बातों को, नहीं बताना तो ना बताओ, मुझे बीच में मत घसीटो। अब नहीं पूछूंगी। वो अपनी कफन मिटाते हुए बोली। हम जी जी। आज ने मानी खिजी से कहा था दफ़ा हो जाओ आइज़। आनिया आइज़ को गुस्से से घूरती हुई आगे चली गई। आइज़ भी सर झटकता हुआ सीटी पर धुन बजाते हुए आगे बढ़ गया था। चलो जल्दी कर लो, तुम मेरी शादी पर जाने की तैयारी नहीं कर रही जो इतना मेकअप कर रही हो। आइज़ आने की तैयारी देखते तंग आ गया था। तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है अपनी शादी का, और वो आ रही है ना, करवा देंगे शादी भी। वो शौक ही से बोली थी। अच्छा फिलहाल तो आए ना, इसे तभी ही शादी करवा सकता हूँ इससे। वो आनिया को देखकर बोला जिसकी तैयारी खत्म होने का ही नहीं नाम ले रही थी। वो इस वक्त सब एयरपोर्ट पर जा रहे थे जबकि दोनों ख़वातीन घर बढ़ी थी। आनिया अपने आप को बगौर शीशे में देखती मुस्कुरा दी। इसने पर्पल कलर की फ़्रॉक और नीचे वाइट चूड़ीदार पजामा और साथ में फ़्रॉक का हम रंग दुपट्टा गले में अच्छे से लिया हुआ था। मेकअप ने पूरे जी-जान से किया था। आँखों में लाइनर, मस्कारा और काजल लगाया था। इसकी पूरी आँखों को मज़ीद खूबसूरत बना रहा था। और हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई थी। लंबे भूरे बाल खोल लिए थे। पाँव में हील पहने हुए वो गुनगुनाती हुई जा रही थी। वाक़ई बहुत खूबसूरत लग रही थी। आनिया, हो गया यार, कसम से बहुत प्यारी लग रही हो। अब आ जाओ। आज आजिज़ आ चुका था। बच्चों आ जाओ, अब देर हो रही है। नीचे से सानिया बेगम की आवाज़ आई। वो दोनों कमरे से निकल आए थे। नीचे सभी खड़े थे। आने की तैयारी पर अरीश ने इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। वो महबूत साय से देखता रहा। भी एहसास हुआ इसने अपने आप को मलामत किया कि कहीं पता है नहीं वो क्या समझे। इस्तग़फ़ार, मुँह में बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस्तग़फ़ार नहीं, माशाअल्लाह कहते हैं। आनिया ने इसे बताना ज़रूरी समझा। वो अरीश के बराबर में ही खड़ी इसे सुन चुकी थी। तुम्हारी तैयारी देखकर मैंने इस्तग़फ़ार ठीक ही बोला है। वो इस्तहज़ाया हँसा था। आपको आखिर मेरी तैयारी से मसला क्या है? वो तंग कर बोली थी। मैं फ़िज़ूल बहस में नहीं पड़ता। वो कहता हुआ आगे बढ़ गया था। बस करो आनिया, शौहर है तुम्हारा, कह दिया तो क्या हो गया। अब जाओ, देर हो रही है। मदीहा बेगम ने आनिया से कहा जो खड़ी तिलमिला रही थी। आ जाओ अब, वरना इतनी सारी तैयारी गारत हो जाएगी तुम्हारी अगर मैं छोड़ गया तो। अरीश ने पलट कर बेनियाज़ी से कहा शौहर ऐसा होता है? शौहर
शौहर मेरा, वो गुस्से से पैर पर रखते अरीश के पीछे चलने लगी। मदीहा बेगम फ़िक्रमंद हुई थी, ना जाने कब ये लड़की सुधरेगी। सानिया बेगम से बोल रही थी, बच्ची है, ठीक हो जाएगी। उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा, कहाँ भाभी, 21 की हो गई है, अभी भी बच्ची है, मुझे तो फ़िक्र लगी रहती है इसकी, कहीं अरीश इतना मैच्योर हो, कहाँ ये वो। फ़िक्र से बोली, कुछ नहीं होता, अरीश को भी तो चाहिए ऐसे बात ना करे आनिया से। सानिया बेगम बोली। मदीहा बेगम चुप हो गई थी। 2 गाड़ियाँ एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी, एक में अहमद साहब और ज़फ़र साहब ड्राइवर के साथ थे, दूसरी में अरीश, आइज़ और आनिया। आनिया हमेशा की तरह फ्रंट सीट पर बैठी थी, आइज़ पीछे सीट पर था। आनिया बोर हो रही थी, वो शीशे से पार देखने लगी। आइज़ अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। एक तो मैं बोर हो रही हूँ, इनसे इतना नहीं हो रहा कि कोई बात ही कर लें, खड़ूस कहीं के। वो अरीश को देखते सोच रही थी। अरीश ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक ही पैंट पहनी थी, चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। और ये आइज़, इसको भी मेरा कोई ख्याल नहीं। वो आइज़ को मुड़कर देख रही थी, मगर आइज़ फ़ोन में इतना मगन था कि इसे पता ही नहीं लगा। वो फिर से आगे देखने लगी। एनी प्रॉब्लम? अरीश ने आनिया को एक नज़र देखते हुए पूछा। आनिया ने चौंक कर अरीश की तरफ देखा। आपके होते हुए प्रॉब्लम हो सकती है, वो तंज से करती हुई बोली थी। अरीश ने मुस्कुराते हुए सर झटका था। फिर क्या हुआ? मेरे होते हुए भी? वो आखिरी लफ्ज़ पर ज़ोर देता हुआ बोला। आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? वो मुँह बनाते हुए बोली थी। इंसल्ट? वो हैरान हुआ। फिर एक नज़र आनिया को देखा, वो इसी को नाराज़गी से घूर रही थी। हाँ, इंसल्ट मुझे देखकर आपने इस्तग़फ़ार क्यों कहा? वो इसी तरह नाराज़ सी बोली। हाँ, हाँ, अच्छा यार, वो तुम्हें वो बुरा लगा? अच्छा सही है, अब इस्तग़फ़ार नहीं कहूँगा। वो संजीदगी से बोला। तो बताएँ फिर मैं कैसी लग रही थी? सच बताना। अरीश 1-2 सेकंड के लिए तो हैरान ही रह गई। आनिया ही थी ना? आनिया के लहजे में एक मान सा था। आइज़ साहब तो मोबाइल में ही गुम थे, ना जाने क्या कर रहे थे वो कब से। सच बताऊँ आनिया, तो तुम ना मुझे क्या मुझे अरीश रुका तो आनिया बेताबी से बोली। तुम ना मुझे चिढ़ै लग रही थी। अरीश बोलता हुआ हँस दिया था। अरीश दफ़ा हो जाओ, तुम कभी गलती से मेरी भी तारीफ़ मत करना। वो दोबारा से शीशे के पार देखने लगी। अरीश सर चटकता ड्राइविंग में मगन हो गया। अभी खामोशी छाई थी कि आइज़ बोल पड़ा। आनिया ज़िंदा हो, ये इतनी खामोशी से सफ़र क्यों हो रहा है आज? आइज़ की बात पर आनिया ने इसे घूरा था। तुम्हारी बाजी से बात हो गई तो खुश हो तो होश आ गया। कौन सी बाजी? आइज़ ने हैरत से पूछा था। अरीश अपनी हँसी दबाए ड्राइविंग में लगा हुआ था। वो बस से पहुँचने वाले थे। आने दो ज़रा एक दफ़ा अरीश को। ये तुम्हारी सारी बाजियों को तो मैं ब्लॉक लिस्ट में डलवाती हूँ। आनिया ने आइज़ को मैसेज किया, क्योंकि अरीश भी था तो वो बोल नहीं सकती थी। आइज़ ने मैसेज टोन बजने पर मैसेज ओपन किया तो हँस दिया, क्योंकि वो किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था, वो तो गेम में लगा हुआ था। वो लोग इस वक्त एयरपोर्ट के लाउंज में खड़े खुशगप्पों में मसरूफ़ थे। बुब्बू जान और उनकी फैमिली से मिलकर सभी बहुत खुश थे। इस बार वो काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान आई थी। वो लोग खड़े बातें कर रहे थे। सफ़र ठीक रहा है? मैं ज़ाह साहब से पूछ रहे थे, मगर आनिया इन सब बातों से बेनियाज कहीं और ही देख रही थी। और फिर जानकर अरीश के बराबर में आकर खड़ी हो गई। अरीश ने चौंक कर आनिया को देखा। क्या हुआ? इसने हैरत से पूछा। मुझे तो बड़ा चुड़ैल कहना आ रहा था, खुद भी कम तैयार होना था ना। बाकी चुड़ैलों की नज़रें आप पर ही हैं। आनिया ने दूर खड़ी लड़की को देखते हुए अरीश पर तंज़ किया, जो अरीश को न जाने कब से देख रही थी। अरीश ने आनिया की नज़र के ताकों में इस लड़की को देखा और तो हँस दिया। तुम्हें जेलसी हो रही है? इसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मुझे क्यों जेलसी होने लगी? मैं तो इस लड़की की बेशर्मी चेक कर रही हूँ। कैसे धड़ल्ले से देख रही है आपको? आजकल की लड़कियाँ बिना मेरे अलावा वो दाँत पीसते हुए बोली। तो अरीश इसकी बात पर खुलकर हँस दिया था। मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया। मुँह बसोरते हुए बोली थी, इस लड़की की तो मैं खबर लेती हूँ। बाजू चढ़ाते हुए जाने लगी तो अरीश ने इसे फ़ौरन से रोक लिया। इसका क्या भरोसा था? इस बेचारी का सर ही फाड़ देती। पागल हो आनी, छोड़ो इसे, मैं किसी और एंगल से खड़ा हो जाता हूँ। और वैसे भी हम अब बस जाने वाले हैं। वो इसे रिलैक्स करता हुआ इत्मीनान से बोला। आनिया भी कंधे उचकाती इसके बाजू में हाथ डालकर खड़ी होगी और इस लड़की को जताती नज़र से देखा। बहन जी दूर रहें इनसे, ये मेरे हैं। अरीश आनिया की इस बचकाना हरकत पर मुस्कुरा दिया। तुम तोता मैना की जोड़ी सब से अलग क्यों खड़े हो? बातें करते हुए ज़ाहिर साहब ने इन दोनों को देखकर कहा था, नहीं ऐसा नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। अरीश तमुल से बोला। आनिया ने अरीश का बाजू अब छोड़ दिया था, क्योंकि वो लड़कियां वहाँ से जा चुकी थी। वो सब भी घर की तरफ रवाना हो गए। बड़े फिर एक गाड़ी में थे और सब बच्चे एक गाड़ी में थे। आनिया और अरीश अब साथ बैठी हुई थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो सानिया और मदीहा ने इनका बड़ी गर्मजोशी से सवाल किया। अब सब लाउंज में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। घर में रौनक सी लग गई थी। हर कोई अपनी बातों में लगा हुआ था। अरीश और आनिया अलग ही अपनी बातों में मसरूफ़ थे। अरीश बड़ों के बीच में बैठा हुआ था। ऐसे में वो सिर्फ एक इंसान था जिसे चैन ना था। वो जी सही समझे। आइज़ अहमद, तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरीश खुश होती बता रही थी। जब आइज़ ने वहाँ अपनी टांग उड़ाना ज़रूरी समझा। किन-किन लोगों से? वो ज़रा खुलकर बताओ ना। आइज़ ने डायरेक्ट अरीश से पूछने पर अरीश गड़बड़ा गई थी। यार आइज़, ना तंग करो, जाओ सबके साथ जाकर बैठो। आनिया ने अरीश की झिझक महसूस की तो फ़ौरन से बोली, तो अच्छा जी अभी आए हैं ये मैडम, और तुम अपने दोस्त को इग्नोर करना शुरू हो गई हो। पता नहीं मेरा बाद में क्या होगा। इसने दहाई दी थी। अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो और जाओ प्लीज़। आइज़ ना तंग करो। आनिया जंच हो गई थी। अरीश तुम ज़ुबान इधर ही किसी को उधार दे आई हो, बोल क्यों नहीं रही? आइज़ आनिया
को ये अक्सर नज़रअंदाज की। फिर से रीज से मुखातिब हुआ। रीज से तो बोला ही नहीं जा रहा था, पता नहीं फ़ोन पर तो इतना बोल रही थी, अब क्या हो गया? आज तुम जाते हो या मैं बताऊँ? आनिया का सबर जवाब दे गया था। क्या बताओगी वैसे आनिया? तुम आज मज़ूमे से बोला मगर आने की घूरी पर वहाँ से दौड़ लगाती। आनिया फिर से रीज के साथ बातों में लग गई थी। रीज भी अब पुरसकून हो गई थी, न जाने क्यों आज के सामने से बोला ही नहीं जा रहा था। जबकि फ़ोन पर तो वो बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी। अपनी इस फीलिंग को वो खुद समझने से कासिर थे। अल्लाह जी, आज तो लेट हो गई, अब मैं क्या करूँ? सुबह वो जल्दी-जल्दी यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होने के साथ-साथ बोलने में मसरूफ़ थी। यानी तुमने ड्राइवर के साथ ही जाना था ना, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? रिच हैरान होते हुए बोली थी। वो इस वक़्त वो बेड पर नीम-दराज़ थी। अरे नहीं ना, ड्राइवर आज अपने गाँव गया हुआ है। इसके इधर किसी की शादी है, तो मुझे रिच के साथ जाना था, लेकिन अब डर लग रहा है। अच्छा, लेकिन इस समय डरने की क्या बात है? रिच नासमझी से बोली। तुम्हें नहीं पता रिच, वो मिस्टर हिटलर खड़ूस जल्लाद नुमा इंसान मुझे कच्चा छपा जाएगा कि मुझे ऑफिस से लेट करवा दिया। आनिया ने रोब वाली आवाज़ निकाल कर रिच की फुल एक्टिंग की थी, ये जाने बगैर कि रिच इसके पीछे ही खड़ा है। रिच कब हंसकर बुरा हाल हो गया। वो भी रिच को देख नहीं पाई थी। मैडम, अगर इस रिच उर्फ मिस्टर हिटलर खड़ूस और जलाद नुमा इंसान की तारीफ़ें ख़त्म हो गई हैं तो चलें, हम बाकी लेट हो रहे हैं। वो गुस्सा ज़ब्त किए आदतन पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था। रिच की आवाज़ पर आनिया का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इसे इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रिच ने फ़ौरन सोती बन गई, कंबल भी अपने ऊपर ठीक से ले लिया था। आनिया मत करके पलटी चलें। आवाज़ इतनी धीमी थी कि बामुश्किल ही सुनाई दी थी। रिच कुछ भी कहे बगैर कमरे से निकल गया। वो अपना गुस्सा ज़ब्त करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो आनिया के कमरे में इसी घर से गया था, इसे चलने का कहे, मगर यहाँ पहुँचकर तो आनिया के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनकर से शौक ही लगा था। फिर इसे गुस्सा आ गया, आखिर कब आनिया इस रिश्ते को सीरियस लेगी। वो रिच के पीछे तकरीबन भाग ही रही थी जब इसे मदीहा ने रोका था। बेटा, कहाँ चल रही? नाश्ता नहीं करना? नहीं अम्मा, मैं से कुछ लेकर खा लूँगी। उजलत में कहती हुई फ़ौरन रिच के पीछे भागी थी। आस्ता चल लिया करो, पता नहीं कौन सा इंजन फिट करवाया है अपने अंदर। वो पोर्च में चकर बोली। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बगैर इसके बात का जवाब दिए बैठ गया था। आनिया का हैरानी से मुँह खुल गया। होश में तो तब आई जब रिच गाड़ी बाहर निकाल चुका था। वो फ़ौरन से पहले बाहर भागी, मगर तब तक रिच गाड़ी भगा ले गया। तो फटी-फटी आँखों से गाड़ी को दूर तक जाता देखती रही। एकदम इसकी आँखें नम हुई थी। इतनी तस्वीर आज तक इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी इतनी तस्वीर महसूस नहीं की थी। आखिर मैंने क्या ही कह दिया? वो सोचती अंदर की जानिब बोझल दिल के साथ चल दी थी। क्या हुआ, गई नहीं? तुम्हें तो लेट हो रहा था ना। रिच कहाँ पर है? वो ज़ोर से रवि से चलती हुई रांच में दाखिल हुई तो इसे देखकर मदीहा बेगम बोली। वो भी साथ ही बैठी थी। आनिया ने आवाज़ पर चौंक कर सर उठाया तो मदीहा बेगम ने देखा इसकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ बेटा? वो एकदम परेशान हुई थी। वो भी हैरानगी से इसे देखा था। अभी तो ठीक-ठाक बाहर गई थी। बताओ बेटा, हुआ क्या है? रो क्यों रही हो? और रिच कहाँ है? मदीहा बेगम पास आकर बोली, कुछ नहीं हुआ, रात लेट सोई थी, नींद नहीं पूरी हुई तो सर में दर्द हो रहा है, बस इसलिए रोना आ गया। वो बहाना बनाती हुई बोली थी। मदीहा बेगम ने इसे जांचती नज़रों से देखा। इसमें रोने की क्या बात है? और रिच कहाँ है? अब के फूफा बोली थी। मदीहा ने बेगम ने प्यार से आनिया को अपने साथ लगाया था। सर में थोड़ा ज़्यादा दर्द है इसलिए रोना आ गया। और रिच, वो तो चले गए मुझे छोड़ के। वो खोई-खोई बोली थी। क्या मतलब तुम्हारा? फूफा ने पूछा। तो मेरा मतलब है मैंने इन्हें मना कर दिया कि आज मैं नहीं जा रही हूँ। नहीं, वो फ़ौरन से संभालती हुई बोली थी और आंसू साफ़ करते वहाँ से चली गई। ऊपर आके उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जो आंसू रुके हुए थे फिर से बाहर निकले। वो दरवाज़े के पास ही बैठ गई, ज़मीन पर अपना बैठ गई, सर घुटनों में दिए रोने लगी थी। ऐसा भी क्या कह दिया? इस तरह भी कोई करता है? वो हथेली की पूछते से आंसू साफ़ करती बोली थी। इसने सर उठा के कमरे में घुमाई। शानदार सा कमरा बिल्कुल साफ़-सुथरा था। कमरे में इसकी खुशबू रची हुई थी। उठकर बेड के करीब आई और बेड पर ही औंधे मुँह लेट गई। बैग वो पहले ही सोफ़े पर रख चुके थे। इसे फिर से रोना आ गया था। क्योंकि ऐसा इतनी बुरी लगती हूँ तो छोड़ क्यों नहीं देते? क्यों बर्दाश्त करते हो? एक ही दफ़ा कह दो ज़हर लगती हूँ तुम्हें। उसके तकिए पर सर रखे ऐसे शिकायतें कर रही थी जैसे वो इसके पास हो। हाँ, वो इसी का तो कमरा था। वो इसके कमरे में तो रिच थी, तभी वो रिच के कमरे में ही आ गई थी। आने की तरह बेटा, मदीहा बेगम इसकी फ़िक्र करती हुई बोली थी। ऊपर इसके कमरे में आई थी मगर रिच को खड़ा देखकर उन्होंने इसी से आने के बारे में पूछा। क्या मतलब मामी जान, वो तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? रिच ने हैरानगी से मदीहा को देखा। नहीं बेटा, वो गई नहीं थी, कह रही थी कि सर में दर्द है। इसका मतलब वो अपने कमरे में नहीं आई तो फिर कहाँ गई होगी? वो भी परेशानी से सब कह रही थी। रिच भी हैरान हुई। अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, सर दर्द वगैरह। फिर पता नहीं मामी, मुझे तो आपसे पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी नहीं गई। मैं देखती हूँ घर में ही होगी। रिच ने तसल्ली देते कमरे से निकल गई। परेशान तो वो भी हो गई थी। आखिर एकदम से क्या हुआ? कमरे से तो अच्छी भली पटा-पटा बोलती निकली थी। से अभी तक हैरानगी हो रही थी, सब जगह ढूंढ लिया मगर नहीं मिली। और रिच के कमरे के पास से गुजरी के ख्याल ज़हन में आया था। इसने रुके कमरे का दरवाज़ा की तरफ देखा था, बस यहीं नहीं देखा। वो आप अपने आप में बोली। इसे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आज के कमरे में सुबहान था, इसलिए वो आराम से देख आई थी। लेकिन ऐसे किसी के कमरे में जाना इसे काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा था, मगर फिर भी दरवाज़े की तरफ आई और दरवाज़ा खोला तो सामने
सामने का मंज़र देखकर हैरान रह गई। सामने बेड पर आनिया ऑलरेडी लेटी सो रही थी। इसे हैरान की ही तो हुई थी आनिया, वो भी अरीश के रूम में। वो कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मामी वो आनिया कमरे में आ गई थी। अब सो रही है, परेशान ना हो। वो नीचे आकर मामी के पास बैठते बोले, अच्छा इसे पूछो कि कुछ खा ले, फिर दवाई लेनी है। मदीहा बेगम कहती उठ गई थी, नहीं मामी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कहकर सोई थी और मैं हूँ ना, ख्याल कर लूँगी इसका। अरे जल्दी से बोल पड़ी। मदीहा भी मुतमिन हो गई, अच्छा ठीक है। जब उठ गई तब इसे कहना कुछ खा ले, फिर दवाई भी दूँगी। मामी नींद पूरी नहीं हुई, बस इसलिए सर में दर्द था, ठीक हो जाएगी। ऋष ने इन्हें परेशान देख कर तसल्ली दी। वो भी खामोश हो गई और ये भी ठीक था। ऋष रश ड्राइव करता ऑफिस पहुंचा था और इस वक्त आनिया पर गुस्सा था और जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जब से ऑफिस आया था सोच कर शर्मिंदगी हो रही थी कि इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जो इतना गुस्सा कर गया। वो मुसलसल खुद को मलामत कर रहा था, अच्छा भला तो सब ठीक हुआ था। आनिया भी अब ठीक से बात करती थी। वो अपना सर पकड़ कर बैठ गया था, क्या मुसीबत पड़ी थी मुझे। वो सर झटकता हुआ फाइल उठाकर देखने लग गया कि घर जाकर माफ़ी मांग लेगा। अभी वो फाइल पर गौर कर रहा था कि इंटरकॉम की आवाज़ ने इसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। जी मिस्टर अरीश अहमद स्पीकिंग। वो मसरूफ़ से अंदाज में फ़ोन कान से लगाए बोला था, अरीश बेटा तुम घर चले जाओ, अहमद साहब ने फ़ौरन से कहा था। लेकिन क्यों, क्या हुआ है? उलझा था। बेटा हुआ कुछ नहीं है, घर जाने का इसलिए कह रहा हूँ कि घर मेहमान आए हैं, इनको भी टाइम दो। जाहिद भी घर पर ही है, इसे कंपनी दो ऑफिस में। और मैं और ज़फ़र हैं, इतने अरसे बाद वो लोग आए हैं, यूँ अच्छा नहीं लगता। वो आराम से समझा रहे थे, लेकिन अब्बू मुझे अभी आए आधा घंटा भी नहीं हुआ, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। अरीश को ये बहस नहीं सुननी। मैंने मज़ीद वो दो टोक लहजे में बोले तो अरीश को बात माननी पड़ी। ठीक है मैं चला जाता हूँ, ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो फ़ानिया का सामना कैसे करूँगा अब? अरीश सर हाथों में पकड़ के बैठ गया था, लेकिन शाम में भी तो जाना ही था ना। कर इसने घर में सबको बता दिया और फिर वो हर तरह से सोच रहा था। चल अरीश चल कर हालात देखते हैं। मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाता ऑफिस से बाहर निकला था। बेटा आनिया कहाँ है? राबिया बेगम ने अरीश से पूछा, क्योंकि वो अकेली बैठी टीवी देख रही थी। मामा आने सो रही है, सर में दर्द था इसलिए बस। अरीश ने टीवी देखते हुए कहा, अच्छा सही है। वो इसके पास ही आकर बैठ गई। ये सुबहान को देखो किधर है, सुबह से नजर ही नहीं आ रहा। राबिया बेगम ने कहा था, मामा आपको आपके नवाजादे का पता नहीं है, 12 बजे से पहले उठता नहीं है। वो हाथ जलाते हुए बोले, बेटा इसे कहो अपने घर नहीं सोया हुआ, उठाओ इसे, जाकर इसके लिए अलग नाश्ता बनवाती फिरूंगी मैं फिर। मामा अरीश ने मसलों में से कहा, क्योंकि वो अपना मॉर्निंग शो मिस नहीं करना चाहती थी। अरीश जाती हो कि उठाऊं जूती? इससे पहले राबिया बेगम जूती उठाती है। अरीश वहाँ से भाग गया। अस्सलाम वालेकुम। अरीश ने लाउंज में दाखिल होते हुए सलाम किया था। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत? अभी आ भी गए ऑफिस से? वो पुप्पो जाना, आप लोग इतने अरसे के बाद हैं, सोचा आप लोगों के साथ टाइम गुजार लूँ। पुप्पो के साथ ही सोफे पे बैठ गया। अच्छा तो मेरे भतीजे को भी बड़ा ख्याल है, मजाक से बोली थी। पुप्पा तो मेरी बेस्ट हैं, फिर आपका ख्याल कैसे ना आता? वो धीरे से मुस्कुराता बोला, इतने में सानिया बेगम के यहाँ की इन्हें पहले ही अहमद साहब बता चुके थे कि अरीश को घर भेज दिया है। अस्सलाम वालेकुम। मम्मी वो खड़े थे, सलाम करने लगा। वालेकुम सलाम बेटा। उन्होंने इसके सर पर प्यार देते हुए कहा, अच्छा मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ फिर आता हूँ आप लोगों के पास। वो कहता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया था। माशाअल्लाह लंबी ज़िंदगी दे, बहुत प्यारा बच्चा है। पप्पू ने दिल से तारीफ़ की थी। सानिया बेगम हल्का सा मुस्कुरा दी। और अरीश के मामले में हमेशा से ऐसी ही बातें सुनती आ रही थी। इसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि सब इससे मरऊब हो जाते थे। मुसीबत है इस लड़के को उठाना भी। आइंदा मेरी तौबा, मैंने इसे उठाया कभी तो। वो कानों का हाथ लगाते हुए बोलती आ रही थी। जब इसे अरीश नजर आया, वो इसी की तरफ आ रहा था। अरीश भाई, वो भी इस वक्त वो फटी आंखों से अरीश को देख रही थी। क्या हुआ? अरीश 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 के पास आता बोला, जो इसी को हैरत से देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वो एकदम से संभली हुई बोली, हाँ वालेकुम सलाम, क्या कर रही थी यहाँ? वो मुस्कुराता हुआ बोला, कुछ नहीं, बस सुबहान को उठाने आई थी। उठ गया है वो? अच्छा सही। वो जाने लगा। बात सुने, आप जल्दी आ गए ऑफिस से? अरीश ने आखिर पूछ ही लिया। अरीश आबरूज कहते हुए मोड़ा था। वो तुम लोग आए हुए तो सोचा कंपनी दे दूँ अंकल और सुबहान को, बस इसलिए। अरीश ने इस बात में सर हिला दिया। बाबा अपने कमरे जा रहे हैं। अब क्या अरीश की दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। ऑफ कोर्स अब मैं आनिया के कमरे में तो जाने से रहा। वो हैरान होता बताते हुए आगे चल दिया। अरीश ने परेशानी से अरीश को जाते हुए देखा था। पता नहीं क्या होने वाला है, अल्लाह खैर करे, गड़बड़ ना हो जाए। बस वो दुआ करते नीचे चलेगी, मगर कोई था जिसने इन दोनों को यूँ बात करते हुए बड़े गौर से देखा था। अजीब बंदी है, अब अपने कमरे में ही आऊँगा ना। वो दरवाज़ा खोलते हुए बड़बड़ा रहा था, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो हैरत से इसको झटका लगा। इसे अपनी बसारत पर यकीन नहीं आया था। आनिया वो हैरानगी से सर लबड़बड़ा था, इधर कैसे, क्या चक्कर है, कहीं तभी तो नहीं? रीच इतना कंफ्यूज नजर आ रही थी। वो सोचता हुआ बेड तक आया जहाँ पर आनिया दुनिया माफिया से बेखबर सो रही थी। रीच ने आनिया को देखा। आनिया सोते हुए भी सिसकियाँ ले रही थी, नाक लाल था। अच्छा तो मोहतरमा रो रही थी। वो आनिया को देखते हुए अपने आप से बोला। रीच मुस्कुराता हुआ आनिया को ही देखते जा रहा था। वो सोते हुए बिल्कुल मासूम सी गुड़िया लग रही थी। बूढ़ी
थकान सी आंखें पर्दे में थी। किसी एहसास के तहत आने की आंख खुल की तो रेश को खुद की तरफ देखता पाकर हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। आप आनिया ने बस इतनी कहा और उठकर जाने लगी। मैडम किधर? रेश ने फौरन से आने का हाथ पकड़ लिया। आना ने तो निकला, उफ नहीं छोड़ेगा ये मुझे। वो डरते हुए पतरी की तरफ जा रही हो। रेश ने संजीदा होने की एक्टिंग करते हुए पूछा था। वो मैं अब अपने कमरे में वो इतना ही बोल सकी। इधर बैठो, आराम से बोला था। हाथ छोड़े मेरा। रेश को देखते हुए बोली थी, पहले इधर बैठो फिर छोड़ दूंगा। आनिया हरीश के सामने बेड पर बैठ गई थी। अब बताओ क्या हुआ है, क्यों इतनी रोई हो तुम? वो आराम से बात कर रहा था। आनिया ने हरीश की तरफ हैरत से देखा। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मैं क्यों रोई? इस तरह भी कोई करता है अपने बचपन की बीवी के साथ? रवानगी में बोलते हुए एकदम इसे एहसास हुआ तो जुबान दांतों तले दबाए थे। हरीश के चेहरे पर महफूस सी मुस्कुराहट रेंग गई थी। अच्छा, तो मेरी बचपन की बीवी को बुरा लगा इसलिए सॉरी? वो शरारत से कान पकड़ते हुए बोला था। कोई सॉरी नहीं, आपकी वजह से मेरे लेक्चर मिस हो गए हैं, कितना नुकसान हुआ है। एक छोटी से मुंह बनाते हुए बोली थी। मोहतरमा खुद अपनी मर्जी से जितनी मर्जी छुट्टियां कर लें, अगर आज अपने बचपन के शोहर की वजह से एक होगी तो इस वजह से हो भी गई जो कि गलती से हुई, तो कैसे सुना रही हैं? हरीश अभी भी शरारत से बोला था। गलती से नहीं है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अचानक याद आने पर मुँह दूसरी तरफ फेरते हुए बोली थी। अच्छा इधर देखो, मेरी तरफ सॉरी का ना होना मान जाओ प्लीज़। और तुम भी तमीज़ से बात नहीं करती अपने बचपन के सोच से? वो मासूम बनता हुआ बोला था। आप अभी भी सीरियस नहीं है? और क्या आपने हर बात में बचपन का शोर लगा रखी है? वो घूरते हुए बोली थी। लो जी, जब सीरियस रहता हूँ तब मसला है, अब अच्छा भला आराम से बात कर रहा हूँ तब मसला है। और दूसरी बात मोहतरमा, अगर बचपन के शोहर को बचपन का शोहर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आखिर में आबरू उचकाते बोला था। मुझे कुछ नहीं पता, आप बहुत ही रूड हो जाते हैं। मैंने घर में किसी को भी नहीं बताया है आपकी बदतमीज़ी के बारे में, वरना खबर लेते सब आपकी। वो नूठपन से बोली। रेश के चेहरे पर मुस्कुराहट ऊद कर आई थी। उसने सूखा सांस लिया था। आपकी बड़ी कदम नवाजी, और वैसे भी मियाँ बीवी के मामले में किसी को आना भी नहीं चाहिए। वो संजीदगी से बोला मगर आंखों में शरारत वाज़ेह थी। हूँ बीवी, मियाँ बीवी के मामले में। आनिया ने सर झटका। मैं जा रही हूँ। वो उठने लगी। एक मिनट मोहतरमा अभी कहाँ? वो फिर से आनिया का हाथ थाम गया था। क्यों, अब क्या है? वो चिढ़ गई थी। आराम से बात कर लिया करो यार, आप बहुत ही खड़ूस है। वो दोबारा बैठते हुए बोले। रीश ने से गुस्से से घूरा था। चाचा अब नहीं कहती प्यार है रीश, आनिया ने दांत पीसते हुए कहा। तो रीश इसकी शक्ल देखकर क्या कहा, उबल पड़ा। अच्छा कह लिया करो, अब से कुछ नहीं कहूँगा। पछतावा बोला था। सच्ची वो बोल दिया करूँ? वो खुशी होते हुए पूछने लगी। रीश ने भी जवाबान सर हिला दिया था। ठीक है, तो फिर आप एक खड़ूस तरीन इंसान है, वो अपनी भड़ास निकालते हुए बोली थी। अच्छा हो गया शौक पूरा? अरीश ने आनिया की तरफ देखते सवाल किया। जी हो गया, अब जाओ। वो मासूमियत दिखाते बोली थी। एक बात तो बताओ मुझे पहले। अरीश ने इसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? वो इसकी बात गौर से सुन रही थी कि पता नहीं क्या कहेगा। इसकी बात पर सुनकर गड़बड़ा गया। अरीश इसके चेहरे के उतार चढ़ाव बड़े गौर से देख रहा था। बताओ, भी देर हो रही है, मुझे और भी काम है। वो इसकी तरफ देखता बोला। जाकर काम करने, फिर कब से टाइम वेस्ट कर रही हैं? वो ट्रक कर बोली। आनी बताओ, मुझे बात ना बता। वो सुनना चाहता था कि इसलिए बोल पड़ा। वो मुझे खुद नहीं पता चला मैं आपके कमरे में हूँ, तभी मैं कहूँ आप इतने मज़े से क्यों बैठे हुए हैं? और जान बनी इधर उधर देखने लगी। आनिया पर इसने इसके नाम पर जोर देते हुए कहा। आनिया सर झुका गई थी। वो शायद मैं रोते हुए आई थी, इतना तो नज़र नहीं आया कि कौन से कमरे में आ गया। रेश अभी भी आनिया को देख रहा था। आनिया आंखें नहीं गिर गई थी रोते हुए? तुम्हारी जो नज़र नहीं आया? रीश हंसी दबाता जानबूझ के संजीदा हुआ। आने का सर झुका हुआ था, वरना वो रीश के चेहरे को देखते से ही समझ जाती। अच्छा ना तो कहा तो है कि गलती से आगे नहीं पता तो चला। वो उठते हुए बोली। वैसे गलती से भी सही जगह ही आई हो, मैंने गलती से बोला। वो वहाँ से जाने लगी क्योंकि वो जानती थी रीश ने तो दोबारा शुरू हो जाना है। अच्छा ये बताओ, बताते जाओ सॉरी एक्सेप्ट की है कि नहीं? वो वहीं से हाँक लगाता बोला। दरवाजे के पास पहुँचकर वो रुकी और मुड़कर रीश को देखा जो इसी के जवाब का मुंतजिर था। एक्सपेक्ट एक्सेप्टेड, वो मुस्कुराकर कहती ही भाग गई। हरीश ने अभी में सर हिलाकर हंस दिया था। भाई साहब, यहाँ तो सब ही काम उल्टा है। वो उलझते हुए बोला था। क्या मतलब? तुम अहमद से बात करो। वली साहब ने हल पेश किया। क्या बात करूँ? मेरी बात समझे, निकाह हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं है। वो परेशान से कह रहा था। तुम जैसे भी करके बात तो करो, कम से कम भाभी जी से तो कर लो। वो जोर देते हुए बोले। राबिया से अभी बात करना मुनासिब नहीं है, वो मानेगी नहीं। वो सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला था। चलो फिर क्या सोचा है? कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखते बैठे रहना है? वली साहब भी गुस्से से बोले। भाई साहब थोड़ा टाइम दें, अभी मुझे पाकिस्तान आए दिन ही कितने हुए हैं। वैसे भी इन लोगों को बच्चों की खुशी से क, बढ़कर और क्या चाहिए होगा जो इसी तरह करेंगे? वो धीमे लहजे में समझाने लगे। अबू बात करनी है आपसे। वो भी बात कर रहे थे कि सुबह इधर आ गया। अच्छा भाई साहब, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। उन्होंने कहते ही कॉल काट दी थी। जी बेटा, क्या बात करनी है? सुबहान को प्यार से देखते बोले। अबू आप ही से पूछना था कि हम घूमने जा रहे हैं, आप ही चलेंगे? थोड़ी तफरीह भी हो जाएगी। रीश भाई सबको लेकर जा रहे हैं? नहीं बेटा, मुझे असल में काम है, तो मैं फिर चला जाऊँगा। रियली वेरी सॉरी, वो मज़ाक अंदाज में बोले थे। कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, कहते वहाँ से निकल गया था।
मैं भी देखता हूँ हरीश तुम इस फैसले को कैसे नहीं मानते। वो शातिराना मुस्कुराहट के ख्यालों में ही हरीश से मुखातिब हुए थे। चलें हरीश भाई, अब्बू को कोई काम है तो वो नहीं आ रहे। सुबहान ने वजह बताता हुआ गाड़ी की पीछे सीट पर बैठने लगा तो आयस ने इसे टोका था। यार पीछे क्यों बैठ रहे हो, आगे बैठो। सुबहान ने कंधे उचकाता आगे बैठ गया था। बदक के बंदे हो तुम भी। वैसे आनिया ने आयस को कोहनी मारी थी। भाभी जी, मोहब्बत में सब जायज़ है, मतलब ही होना भी। वो आँख मारता पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। आनिया भी सर चढ़ती पिछली सीट पर रीछ के साथ बैठ गई। आनिया दरमियान में थी, इसकी दाईं तरफ रीछ और बाईं तरफ आज था। वो सब आउटिंग के लिए जा रहे थे। ये प्लान भी आनिया का ही था। सब कहीं बाहर जाकर घूमते, यूँ सब राज़ी हो गए। ख़वातीन सब घर पर थी कि अहमद और ज़फ़र साहब ऑफ़िस से आने वाले थे। रीछ इनसे पहले आया जाया करता था, जबकि ज़ाहिद साहब ने इनकार कर दिया था। वो आजकल पता नहीं किन चक्करों में थे। अरीश को इनकी हरकतें मशकूक लग रही थी, मगर वो इग्नोर करता रहा था और यही वो गलती कर रहा था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर मौजूद थी। वो नहीं चाहती थी कि आज भी अरीश इसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि ड्राइवर ने परसों तक आना था। तब तक इसे हरीश के साथ ही जाना था। आए दिन से पहले चला जाता था। आनिया मैडम यूनी लेट ही जाती थी और हरीश का भी टाइम ऑफिस का टाइम वही था। सासा टेबल पर सब ही आ गए थे। आनिया और हरीश एक दूसरे के मुकाबले बैठे थे। बेचारे मेरे भाई को नज़र न लगा देना, आयज़ ने आनिया के कान में सरगोशी करते हुए, क्योंकि आनिया कब से हरीश को ही देखते जा रही थी। आयज़ की बात पे सिकुड़ी से नवाज़ते अपनी प्लेट पर झुक गया। आयज़ और हरीश हमेशा आनिया के दाएं बाएं ही बैठते थे। मैंने एक फ़ैसला किया। सब नाश्ता कर रहे थे जब अहमद साहब अपनी बारब आवाज़ में बोले थे। कैसा फ़ैसला? सबने सवालिया नज़र से इन्हें देखा था, मगर पूछा ज़फ़र साहब ने था। हरीश ने भी अब बिज़नेस संभाल लिया और आनिया भी माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ अब इन दोनों की शादी कर दी जाए। मौका भी अच्छा है, राबिया भी सबके साथ पाकिस्तान आई हुई है, फिर पता नहीं कब इसका चक्कर लगता है। किसी को कोई इतराज़ तो नहीं है? उन्होंने आखिर में सब पर नज़र डालते हुए तहम्मुल से पूछा। सब पहले थोड़ा हैरान हुए, मगर फिर सब इनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। आने तो शर्म से सर झुका गई थी। अभी तो बड़ा टकर टकर हरीश भाई को देख रही थी, अब वो तुम्हें देख रहे हैं तो उन्हें देख क्यों नहीं रही? हरीश ने आने को छेड़ते हुए कहा, क्योंकि इसने वो मंजर भी देखा था। इस बात पर आने ने सर उठाकर हरीश को देखा तो हरीश से मोहब्बत भरी नज़र से देख रहा था। इसने जल्दी से सर झुका लिया। जिस पर हरीश हंसती और हरीश ने भी इसकी इस हरकत पर सर झटका हल्के से हंस दिया था। किसी को भी कोई इतराज़ नहीं है, सभी खुश हैं सिवाय एक इंसान के। ज़ाहिद साहब के तो जैसे इस फैसले पर झटका लगा था, क्योंकि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। नाश्ते की टेबल पर तो वो कुछ नहीं बोले, मगर कमरे में आकर वो पेशानी से इधर-उधर चक्कर लगाने लगे थे। अब भाई साहब से क्या कहूँ मैं? सब इतना मुश्किल है ये, वो झुंझलाकर सोचने लगे थे। अब मैं क्या करूँ? मुझे इस शादी को रोकना होगा। कुछ भी करके इनका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। फिर अचानक कुछ सोच के इनके चेहरे पर मकरूर सी हँसी ने ले ली। अब देख रहा हूँ कैसी शादी की तैयारी होती है। सर एक कार निकली है अभी घर से। वो फ़ोन कान से लगाए इन्फॉर्मेशन दे रहा था। कौन से कलर की है? दूसरी तरफ ज़ाहिद भी अलर्ट हुए थे। सिविक्स सर, ब्लैक सिविक। अच्छा तुमने देखा नहीं इसमें कौन था? ज़ाहिद ने इस्तफ़सार किया। नहीं सर, वो बहुत तेज़ी से मैं निकली, मैं ठीक से देख नहीं पाया। वो शर्मिंदगी से बोला, शिट, तुम्हें यहाँ मैंने रखा किस लिए हुआ है? तुम देख नहीं सकते थे? मुठिया भेजते हुए जब से बोले थे। सॉरी यार सर, आइंदा एहतियात करूँगा। खैर जो भी हो, तुम इस गाड़ी का पीछा करो, क्योंकि गाड़ी हरीश की है। हरीश हो सकता है तुम राशिद को भी साथ ले लेना। और जल्दी-जल्दी ऑर्डर देने लगे। ओके सर, इसने कहकर फ़ोन काट दिया। हरीश बेटा, अहमद साहब ने रात के खाने की टेबल पर इसको मुखातिब किया था। जी पापा, वो मुअद्दब अंदाज़ मैं बोला था। सब खामोशी से खाना खा रहे थे। मैं चाह रहा कि इस्लामाबाद जाकर तुम खुद बिज़नेस मीटिंग अटेंड करो। तुम सबसे अच्छे से हैंडल कर लोगे, मुझे तुम पर भरोसा है। उन्होंने संजीदगी से बात मुकम्मल की। वो तो ठीक है पापा, लेकिन ऑफिस में उतना ही बोला जब ज़फ़र बोल पड़े थे। हरीश, तुम इस सब की फ़िक्र न करो। मैं भाई साहब से कहा है कि ये मीटिंग तुम अटेंड करो। जहाँ तक ऑफिस की बात है वो मैं और भाई साहब देख लेंगे। उसे समझाते हुए बोले थे। हाँ ज़फ़र ठीक कह रहे हो। और एक घोड़ा भी तो है, इसको भी कह दो कि ऑफिस का चक्कर लगा लिया करे, थोड़ा बहुत इसे भी बिज़नेस का पता चले। अहमद साहब ने आइस को घूरते हुए कहा, जो अभी भी मुसलसल आने और इश्क के साथ छेड़छाड़ में मसरूफ़ था। अहमद साहब इसकी गैर संजीदा तबीयत से सख्त ख़ाइफ़ रहते थे। इसकी बात पर सब भी हंसी दबाई थी, मगर आइस ने बुरा सा मुँह बना लिया था। बाबा जान, मुझसे नहीं होता ये बिज़नेस। और आपने अपने इतने हैंडसम बेटे को गोरा कैसे कह दिया? वो सदमे से बोला। इसकी बात पर सब की दबी हंसी गूंजी थी, मगर अहमद साहब को इसकी ये फजूल गोई बिल्कुल नहीं भाई थी। बहस मत किया करो आयज़ अहमद, हमने आपको इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि आप हमारे आगे बोलो। संजीदा होते आयज़ भी सर झुका के इसने चुप रहने में याफिया जाने फिर सब खामोशी से खाना खाने में मसरूफ़ हो गए। लेकिन इन सब से हट कर ज़ाहिद साहब पता नहीं किन सोचों में गुम थे। हरीश ने भी ये चीज़ महसूस की थी। हरीश अपने कमरे की तरफ जा रहा था। जब आनिया के कमरे के पास गुजर तो इसकी नज़र आने और हरीश पर पड़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। हरीश भी कमरे में को खड़ा देखने लगा, क्योंकि तब आनिया हरीश की तकिए से
धनाई कर रही थी, वो ये सब दिलचस्पी से देखने लगा। तो जासूस भी हुआ कि पता नहीं किस वजह से अरीश की शामत आई, मगर अरीश की अगली बात सुनकर अरीश वहीं जम गया। वो आनिया का जवाब सुनना चाहता था और आनिया के सर हिलाने की देर थी। अरीश की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। अरीश का मूड फ्रेश हो गया था। आनिया ने इससे इकरार मोहब्बत किया था। अरीश खुशी से झूमता हुआ कमरे में आ गया था। वो उससे ज़्यादा खुश था। इसने कभी सोचा नहीं था आनिया के मुँह से अपने लिए इस तरह मोहब्बत का इकरार सुनेगा। वो मान गई थी इसकी जल्दी इससे मोहब्बत करती थी। यही सब सोचते हुए सोने के लिए ट्राउज़र और टी-शर्ट लेता वॉशरूम में घुस गया था। सब अरीश को सी ऑफ करने के लिए लाउंज में मौजूद थे, मगर एक वो ही नहीं थी। अरीश की नज़र से तलाश कर रही थी। बेटा ध्यान से जाना, तेज़ ड्राइविंग मत करना। हालांकि अमान सानिया ने अरीश को प्यार करते हुए कहा, आखिर को माँ थी। अरीश ने भी प्यार से इनको बाजू के हल्के में ले लिया था। माँ परेशान ना हो और मैं परसों तक आ जाऊँगा। और बारी-बारी सबको ही तसल्ली देने लगा। 1 मिनट, मेरा ख़्याल है मेरा वॉलेट ऊपर कमरे में रह गया। वो अपनी पैंट की जेब टटोलता हुआ बोला, वॉलेट यहाँ वॉलेट पर हक जमाने वाली। वो अभी मुड़ा ही था जब आयज़ ने पीछे से आँख लगाई थी। आयज़ उधर जाओ। सानिया बेगम ने आयज़ के कान खींचे। सब हँस दिए थे। सब भी जानते थे कि वॉलेट का बहाना बना रहा है, लेकिन आयज़ ने तो सर बाज़ार भांडा फोड़ दिया था। अरीश इसको घूरी से नवाज़ता ऊपर सिरा चढ़ गया था। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, उनमें ऐसे ही प्यार रहे, आमीन। सबके दिल से यही दुआ निकली, सिवाय एक शख्स के, वो इन्हें बर्बाद करने पर तुला हुआ था। हरीश ने इसके कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तो वो अंदर आ गया। वो इसे सामने बेड पर ज़मीन पर बैठी नजर आई थी। वो कदम चलता तक आया। वो घुटनों में सर्दी बैठी राहत पर चौंक कर इसका सर उठा के बिल्कुल पास खड़ा पाया था। इसी को देख रहा था कि आवानी इसी क्यों बैठ के रो रही हो। इसकी आंखों में आंसू देखकर बेचैन हुआ था। यार मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़ नहीं कहोगी। आने आंखों में आंसू लिए इसे अपने लिए फ़िक्रमंदी से देख रही थी। कितनी नरमी, कितनी मोहब्बत थी इसके लहजे में आनिया के लिए। वो इसका दिल भराता हुआ दम उठी और अरीश के सीने से लगकर खुल के रो दी। अरीश तो हैरान ही रह गया। इसे आने से इस चीज़ की तवक्का नहीं थी। आनी बताओ तो हुआ क्या है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? अरीश ने इसे अपने हिसार में लेते हुए एक मरतबा फिर फ़िक्रमंदी से पूछा, देखो यूँ ही रोती रहोगी तो पता कैसे चलेगा कि मसला क्या है? मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ़ दे रहे हैं, कुछ तो बोलो। वो इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेता हुआ बोला था, कुछ नहीं, बस आप जा रहे हैं तो मैं उदास होगी सोचकर। इसने सर झुकाकर जवाब दिया। आवाज़ रोंदी हुई थी। ओह, तो यूँ कहो ना कि मेरे बगैर नहीं रह सकती। वो शरारत से बोला था। प्लीज़ अरीश, कभी तो सीरियस हो जाया करे। मैं इसकी तरफ देखती खफगी से बोली थी, अच्छा अब रोना नहीं है तुम्हें, मेरी कमज़ोरी नहीं बनना आनी, क्योंकि मैं चाहता हूँ तो मेरी ताकत बनो। वो नरमी से इसके आंसू साफ करता उसे समझा रहा था। इसकी बात वो सर हिला कर आगे गुड़ गल। ये हुई ना बात मिसेस अरीश अहमद वाली। वो फिर से शरारती हुआ था। अब अच्छा, अब ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे बाजू से दूर धकेलते हुए छप कर बोली थी, अच्छा आप वैसे ही बाहर फेंक रही हो मुझे, नीचे आकर सी ऑफ तो कर लो सबके साथ। वैसे जिसके अंदाज़ पर हँसते हुए कहने लगा, आती हूँ। वो अब अपने आप को नॉर्मल कर चुकी थी। क्या आती हूँ, अभी चलो मेरे साथ। वो कहते हुए इसका हाथ पकड़ता हुआ नीचे ले आया था। बड़ी देर लगा दी वॉलेट लेने में और वॉलेट अब वाली भी साथ आई है। आइज़ ने इसे देखते शरारती लहजे में कहा, नहीं सबकी मौजूदगी में आइज़ की बात पर छप सी गई थी। अरीश अभी भी इसका ने अभी भी आने का हाथ थाम रखा था। तेरी वाली आई कब आएगी तब तुझसे पूछूंगा बेटा, तब तो जोड़ों का गुलाम बना फिरेगा। रीच ने भी आयज से बदला उतारा था। सब इसकी नोकटों को एंजॉय कर रहे थे। रीच की बात आयज की नज़र बेख्तियार रीच पर गई थी। रीच भी आयज की तरफ ही देख रही थी। आयज ने देखने पर गड़बड़ा कर नजरें झुका लिया। आयज इसकी ऐसी ही अदाओं का तो दीवाना था। बेसाख्ता मुस्कुराते, चलो बेटा देर ना हो जाए, जल्दी कर लो। अहमद साहब ने रीच को कहा। वो सबको खुदाफिज कहता, सबकी दुआओं के हिसार में चला गया, मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। रीच ने जब आनिया का हाथ छोड़ा तो आनिया के दिल को कुछ हुआ था। वो अपने हाथ को खाली खाली नज़र से देख रही थी। इसके हाथ खाली थे। अभी 2 मिनट पहले नर्स के हाथ में रीच का हाथ था, मगर अब वो खाली था। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गए। आनिया आज सुबह से किचन में घुसी अरीश के लिए मुख्तलिफ डिशेस बनाने में मसरूफ़ थी, क्योंकि आज अरीश इस्लामाबाद से वापस आ रहा था और वो अरीश को भी ज़बरदस्ती अपने साथ लगाए हुए थे। इतने में आयस भी किचन में आ गया। हम क्या बन रहा है? आयस ने खीरे का एक टुकड़ा उठाते हुए पूछा, मगर आनिया इसके हाथ पर ज़ोर से तबन मारा। बदतमीज़ इंसान, ये तुम्हारे लिए नहीं है। वो घूरती हुई फिर से अपने काम में लग गई थी। आयस ने मुँह बनाया था, ये पूछो इन मोहतरमा से कि क्या क्या नहीं बन रहा। अरीश ने भी करारा जवाब दे, क्योंकि वो बेचारी फ़िज़ूल में आनिया के साथ सुबह से लगी हुई थी। हमारे लिए तो कभी चाय का एक कप तक नहीं बनाया। आज भी वहीं शेल्फ पर बैठ गया था। जब आएगी ना तारे वाली, इससे चाहे जो मर्ज़ी बनाते रहना, अभी तंग ना करो। अरीश के आने में कम टाइम रह गया और कुछ भी ठीक से नहीं बना। वो मसरूफ़ सी बोली थी, मेरी वाली तो अभी भी मेरे लिए बना सकती है, मगर मैं इसे तंग नहीं करना चाहता। वो अरीश की तरफ देख शरारत से गोया हुआ, बड़ा ही ख्याल है इस ज़ोया छिपकली का हूँ। हाँ, मुझे क्या? वो मुँह में बड़बड़ाती सलाद बनाने में मसरूफ़ होगी। कुछ कहा आपने? वो आबरू उचकाता हुआ इसकी तरफ झुककर बोला, दूर हटो पागल इंसान। उसे दूर करते हुए चिढ़ कर बोली तो आयज़ हँस दिया था।
अभी कोई मज़ीद बात होती है, आइस का फ़ोन बज उठा जो कि बाहर लाउंज में पड़ा था। आइस बेटा देखो किसका फ़ोन है। बाहर से सानिया बेगम की आवाज़ है। वो मदीहा और राबिया बेगम बैठी बातों में मसरूफ़ थी। आने किचन में इन सब की एंट्री बंद की हुई थी। आइस भी किचन से बाहर निकल के आ गया हूँ जी। इसकी जीएफ का फ़ोन अरीज मुँह में बुड़वाते हुए सर झटक कर काम में लगी थी। अम्मा अरीश भाई की कॉल थी, कट गई। आइस के कहने पर आने के कान खड़े होते थे। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। लो फिर से आ गई। आज ना कहते इसका साथ कॉल पिक कर लीजिए। नंबर तो मेरे भाई का ही है। आप कौन है और भाई का मोबाइल आपके पास क्या कर रहा है? आज ने हैरानगी से इकट्ठे 2-3 सवाल कर डाले। इसके ऐसे चौंक कर कहने पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आने भी आज की तरफ आज की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आ गई। इसका दिल किसी अनहोनी के डर से बहुत तेज़ से धड़कने लगा। आनी आयज़ की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आए। इसका भी दिल किसी अनहोनी के डर से धड़कने लगा। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन से हॉस्पिटल में? इसकी बात सुनकर सब घबरा गए थे। आयज़ ने जल्दी से फ़ोन रख दिया। नज़र सब पर तो रायसा भी इसकी तरफ परेशानी से देख रहे थे। रीश भी किचन से बाहर आ गई। आने दौड़ते हुए आयज़ के पास आई थी। क्या हुआ? इससे बताओ। वो मुझसे पूछते हुए रो देने को थी। भाई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। हॉस्पिटल से एक बंदी की कॉल आई थी। आयज़ की बात पर तो सानी रोने लगी। मदीहा और राबिया ने इन्हें हौसला दिया था। आने भी रोते हुए ऊपर भागी। रीश बेटा देखो जाओ, इसे चुप करवाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। बस दुआ करें आप। मदीहा बेगम ने आने के पीछे रीश को भेजा और साथ सानिया को भी हौसला दिया। कौन से हॉस्पिटल में? राबिया ने अब आयशा से पूछा था। सिटी हॉस्पिटल। वो भी अपने हिमाचल में आता हुआ कहते साथ ही गाड़ी की चाबी लेने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ गया। 2 मिनट में वो नीचे मौजूद था। आयशा बेटा मैं भी साथ चलूँगी, सानिया बेगम ने कहा। वो कहती कमरे में चादर लेने चली गई। आयशा प्लीज़ मुझे भी अपने बच्चे के पास ले चलो, मेरा बच्चा इधर इस हाल में पड़ा है, मैं घर में चैन से नहीं बैठ सकूँगी। मदीहा बेगम बोली थी। अच्छा आप लोग जल्दी से आ जाए, मैं अब्बू और चाचू को इत्तला दे दूँ, वो भी वहाँ पहुँच जाएँगे। आयशा कहते हुए साथ ही फ़ोन मिलाता हुआ बाहर को निकल गया। राबिया बेगम ने भी शाहिद और सुबहान को बताने के लिए ऊपर का रुख किया था। आज जल्दी से रिसेप्शन से कमरे का पूछते दोनों ख़वातीन को लिए साथ वहाँ पहुँचा तो अहमद और ज़फ़र साहब वहाँ पर पहले ही खड़े थे। दोनों परेशान हालत में खड़े थे। आहिस्ता तकिए में भागता हुआ उनके पास पूछा, क्या हुआ बाबा? क्या क्या कहते हैं? डॉक्टर अहमद साहब को देखते पूछने लगा। अभी देखो कुछ नहीं बताया फ़िलहाल, डॉक्टर ने वो गमगीन लहजे में बोला। आइस भी सर-शैतान के पास ही खड़ा हो गया। कैसे पता चला तुम्हें ऋषि के एक्सीडेंट का? ज़फ़र साहब ने आइस से पूछते सवाल किया। मुझे भाई के नंबर से एक बंदे की कॉल आई, जिसने बताया भाई ने मेरा नाम ब्रदर के नाम से सेव किया हुआ है, इसलिए इस बंदे ने मुझे फ़ोन किया। सही, लेकिन वो बंदा अब कहाँ पर है? अब ये बोल रहे थे इतने में एक बंदा इनके पास चलता हुआ, जिसका कार एक्सीडेंट हुआ है, इसी के घर वाले हैं ना? वो परेशान सी शक्ल देखते पूछने लगा। जी हम ही हैं, मेरी बात हुई है अभी आपसे फ़ोन पर। आज ने फ़ौरन आगे होते से मिलने लगा। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा, तुम ना होते तो मेरा बच्चा। अहमद साहब की आवाज़ रोन की थी। परेशान ना हो अंकल, सब ठीक हो जाएगा। उनको तो तसल्ली देने लगा। बेटा लेकिन ये तो बताओ ऋषि का एक्सीडेंट कैसे हुआ? ज़फ़र साहब ने परेशान से इस बंदे से पूछा तो सबकी नज़र इस बंदे पर उठी। असल में अंकल मेरी कार इनकी कार के पीछे ही थी। अचानक से कार पीछे से ओवरटेक करती हुई इनकी इसकी कार को हिट करते हुए आगे निकल गई और इसकी कार हिट होने पर बैलेंस नहीं कायम रख पाए, दरख्त से जा लगी। ये तो मौके पर बेहोश हो गए। मैं जल्दी से इन्हें कार में हॉस्पिटल ले आया और हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने इनके मोबाइल से कॉल कर दी। इसने सारी सी बात बता दी। बेटा मैं तुम्हारा बहुत मशहूर हूँ, तो तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब मुझे इजाज़त है, मैं चलता हूँ। इन लोगों से मिलता चला गया। इतने में डॉक्टर बाहर आया तो आज ने देखता हुआ फ़ौरन की तरफ लिपका। देखिए अगले 24 घंटे पेशेंट के लिए बहुत क्रिटिकल है। इनके सर और टांगों पर गहरी चोटें आई हैं। आप लोग दुआ करें। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गया। सानिया बेगम तो सुन कर रो पड़ी थी। मदीहा बेगम ने इन्हें मुश्किल से संभाला था। इस वक्त सभी रीश के लिए दुआ कर रहे थे। अहमद साहब के दिल का हाल वो खुद यहाँ इनका अल्लाह ही जानता था। रीश इनका फ़ख्र था। तकरीबन 1 घंटे बाद ज़ाहिद साहब भी राबिया बेगम बच्चों को लिए आ गए थे। आइज़ इन्हें देखता वहाँ से चला गया था। अहमद साहब ने ये चीज़ महसूस की थी मगर वो कुछ बोले नहीं थे। ज़ाहिद साहब अहमद साहब को तसल्ली दे रहे थे, झूठी तसल्ली। अहमद साहब और सानिया तो निडाल थे। मदीहा बेगम ने ही सानिया बेगम ने संभाल रखा था और अब राबिया बेगम ने भी काफ़ी हौसला दिया था। सभी खामोश थे। आने अरीज से मिली तो फिर से रोने लगी थी। रोते ही नहीं आने, अल्लाह से दुआ करो अरीश भाई को कुछ नहीं होगा। वो उसे चुप करवाने लगी। वो थोड़ी देर बाद चुप कर गई थी। भाभी आइस कहाँ पर है? हमारे आते ही निकल गया। राबिया ने सानिया को देखते पूछा। अरीश के कान भी खड़े हो गए थे। इसे ये लगा था कि आइस जिसकी वजह से गया है वो इसे कई दिनों से इग्नोर कर रहा था। फिर शाम वाली बात का भी पता नहीं क्या मतलब था। वो अभी तक इस बात में उलझी हुई थी। पता नहीं कोई काम याद आ गया होगा। सानिया बेगम ने सिर्फ इतना ही कहा। आधे घंटे बाद वो लोग घर चले गए थे। सफ़र साहब और मदीहा बेगम भी अहमद साहब के इसरार पर घर चले गए। सानिया बेगम को भी अहमद साहब ने कहा मगर वो नहीं मानी। आइस इन्हें ज़बरदस्ती घर छोड़ाया था मगर आनिया तो हिलने का नाम ही नहीं
ही ले रही थी मजबूरन। इर्श को आने के साथ ही रुकना पड़ा। अब हॉस्पिटल में सिर्फ 4 लोग थे। अहमद साहब, आयज़, आनिया और इरिश। कुछ खा लो आनिया, कब तक यूँ ही भूखी रहोगी? इरिश इसके पास बैठी हुई बोली थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, खाने में मैंने इरिश के लिए बनाया था। अब जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊँगी, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। आनिया, फ़िज़ूल की ज़िद ना करो, अपनी हालत देखो, रो रो कर बुरा हाल कर लिया। कुछ नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। आयज़ भी पास बैठा आनिया को समझाने लगा तो आयज़ की नज़र ज़िद पर आनिया ने थोड़ा-सा खा लिया था। सारा ख़ानदान ही ज़िद्दी है। इरिश हल्का-सा बोली, मगर आयज़ की बात बखूबी सुन ली थी। ज़िद्दी ज़रूर हैं मगर अपनी ज़िद में कुछ लोगों की तरह किसी का नुकसान नहीं करते। वो चुभे हुए लहजे में कहता वहाँ से उठ गया था। इरिश का तो आयज़ के मुँह पर ही मुँह ही खुल गया था। क्या कुछ ना था इसके लहजे में इस वक़्त। वो इसकी बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। बंदा किसी सीधी बात पता नहीं क्यों नहीं करता। वो सिर्फ़ सोच कर रह गई थी। अभी ये सोचकर 15 मिनट गुज़रे होंगे कि एक डॉक्टर इसके पास आए। अहमद साहब और आयज़ फ़ौरन खड़े हुए थे। पेशेंट को होश आ गया है अभी। वो दूसरे कांग्रेचुलेशन, पेशेंट को होश हो गया है। अभी उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप लोग इनसे मिल लीजिएगा। और पेशेवराना मुस्कुराहट से कहते हुए वहाँ से चल दिए। अहमद साहब ने बेख्तियार ऊपर की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयज़ भी खुश हो गया। आनिया की खुशी के मारे आंसू निकल आए थे। रीश भी खुश थी। यार अब तो रोना बंद करो, होश आ गया है रीश भाई को। वो ठीक है, रीश ने इसे चुप करवाया था। बस क्या करूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मेरे अल्लाह ने मेरी दुआ सुननी है। वो आंसू साफ करते हुए मुस्कुराते हुए बोले, वो शायद बड़े 2 दिन बाद मुस्कुराई थी। ओए लड़की, सिर्फ तुम्हारी नहीं हम सबकी दुआएं सुनी हैं। आयस भी मुस्कुराता हुआ आनिया के सर पर चपड़ लगाता बोला। आयरिश ने आयस की तरफ देखा। आयस को मुस्कुराता देख आयरिश को अनजाने से खुशी हुई थी। वह शख्स हंसता हुआ अच्छा लगता था। आयस को देखती वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। जब आने ने इसकी बाजू में चुटकी काटी तो उसकी सोचों का तसलसल टूटा था। क्या है, पागल हो गई हो? खुशी के मारे दिमाग किसका क्या है तुम्हारा? रिश ने अपनी बाजू को मसलते हुए आने पर चढ़ दौड़ी थी। पागल तो तुम हो गई हो जो कब से आयस को देखकर मुस्कुरा रही हो, क्या चक्कर है? वो इसे कोहनी में मारते हुए आयस की तरफ देखते हुए बोली, जो अहमद साहब की किसी बात में मुस्कुरा रहा था। कुछ भी नहीं, मैं तो किसी और बात में मुस्कुरा रही थी। वो गड़बड़ाती हुई अपनी सफाई देते हुए बोली, अच्छा जी, किस बात पर? वहाँ भी आनिया थी, दफ़ा करो, मैं तुम्हारी बातों में भूल गई। वो लापरवाही से बोली थी। ओके देवरानी जी, आनिया इशारा से बोली। आनिया के इस तरह कहने पर रिश बुरी तरह गड़बड़ा गई। इसने बेख्तियार साख्ता आयस को देखा, कहीं वो इसने सुन तो ना लिया हो। मगर शुक्र इसने नहीं सुना था। इसने शुक्र का सांस लिया और आने को घूरते अपना मुँह दूसरी तरफ कर लिया। ओहो लड़की, तुम तो शर्माती भी हो। रीछ को ब्लश होता देख आनिया ने हैरान होने की एक्टिंग करते हुए कहा, दोनों हाथ गाल पर रखे, चुप कर जाओ आनिया। वो मुश्किल इतना कह सकी थी। से डर था कि कहीं आयस, कहीं आनिया बीवी की कोई गोहिर फशानी ना सुन ले। वो एक नज़र आयस को भी देखती। ओके बॉस, वो मुंह पर उंगली रखते हुए बोली थी। थैंक्स। वो एक नज़र इसे देखते हुए बोली। रिश को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया था। अहमद साहब ने भी घर में सबको इतला कर दी थी। रिश को होश आ गया था। सब घर वाले इसे मिलने हॉस्पिटल आ गए थे। जाहिद साहब भी आ गए थे। आयस का बस नहीं चल रहा था कि जाहिद साहब को उठाकर बाहर फेंक दे। बेटा वहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? भाई से मिल लो। सनी बेगम ने आयस को ख्यालों में गुम देखकर कहा। अरीश ने भी इसकी तरफ देखा। वो इसे काफ़ी बदला बदला सा लगा था इस वक्त। रूम में अरीश के पास वही दोनों थे। मैं भी मिल लूँगा, पहले इन्हें इनकी बेगम से मिला दे, कब से बेचैन हो रही है। आज ने शर्ती लहजे में कहा तो सनी बेगम हंस दी। अरीश इसको घूरता रह गया। इसकी बेगम ने भी इनकी बेगम से भी मिलवा देंगे, पहले तुम तो मिलो। सनी बेगम कहते उठकर कमरे से चली गई थी। अभी डॉक्टर ने इन्हें डिस्टर्ब करने से मना किया था, इसीलिए बारी बारी सब इसे मिलने आ रहे थे। चलता उनके पास ही बैठ कर उसे देखने लगा। कितना कमज़ोर हो गया था वो। सर पे भी पट्टी बंदी थी। अभी वो मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुआ था। इसे क्या देख रहे हो? पहली बार देखा है। आयस के मुसलसल देखने पर रीश आशा से बोला था। आयस के आंखें एकदम नम हुई थी और रीश के गले लग गया। बड़ा रुलाया है यार तूने, आयस ने नम लहजे में कहा। पागल हो गए हो? तुम रो रहे हो जो दूसरों को रिलाता है। चल चुप कर जा पागल। वो इसे चुप करवाने लगे। आयस इससे अलग होते हुए आंसू साफ करता मुस्कुरा, हाँ यूँ अच्छा लगता है, वो प्यार से बोला। अभी वो मजीद तो कोई बात करते इरिश अचानक कमरे में आ गई तो आयस को देखकर वहीं दरवाजे पर रुक गई थी। आ जाओ इरिश। अरीश ने धीमे लहजे में कहा। इसे ज़्यादा बोलने से डॉक्टर ने मना किया था। अरीश के कहने पर आयस ने गर्दन मोड़ के से देखा तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। अरीश ने ये बात बुरी तरह महसूस की थी। अभी अरीश अंदर आती आयस इसके पास से होता बाहर निकल गया। अरीश का दिल टूटा था। वो मुझे लगा अम्मी यहाँ होंगी। वजाहत देती कमरे से निकल गई। अरीश इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता रहा। कुछ गड़बड़ ज़रूर है, पता करना पड़ेगा। वो सोचता हुआ आंखें मूंद गया था। अरीश बाहर निकलकर सीधा कैंटीन वाली साइड पर आया कि वो रोना नहीं चाहती थी, मगर इसे आयस का इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो मुझे इग्नोर कर रहा? बात करते भी हैं तो तंज ही होता है इनकी बातों में। ये सोचते इसकी आंखों से आंसू निकल कर गाल पर फिसलता गया। मैं भी इनसे पूछ कर ही रहूँगी कि क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरा क्या कसूर है? आंसू साफ करती हुई एक कदम से बोलती हुई आने को ढूंढने चली गई।
हरीश आँखें मूंदे लेटा था जब इसे कमरे में किसी अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का भी एहसास हुआ। इसने आँखें खोली तो नज़र दरवाजे पर खड़ी आने पर पड़ी तो इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट छा गई। वो इस वक्त सीधा इसके दिल में उतर रही थी। हरीश को अपनी तरफ देखता भाग कर वो चलती हुई इसके पास ही आकर बैठ गई। हरीश फिर से मुस्कुरा दिया। कैसे हैं? वो सर झुकाकर बोली, लेकिन वो अपने आंसू बाहर आने से रोक रही थी। कैसा लग रहा हूँ? थोड़ा सवाल किया गया। आनिया ने एक नज़र से देखा और इसे बहुत कमज़ोर सा लगा था। ये वो हरीश नहीं था जो इस्लामाबाद जाने से पहले मिलकर गया था। क्या हुआ? हरीश ने प्यार से पूछा। आनिया की आंखों में आंसू आ गए तो इस दफ़ा इसने रोकने की कोशिश नहीं की थी। आनिया को क्या हो गया है? रो क्यों रही हो? इसे चुप करवाने लगे थे। आपको दर्द हो रहा होगा। अल्लाह पूछे जिसने भी आपको तकलीफ दी। आंसू साफ करते हुए बोली, इतना ख्याल है मेरा। वो इसे छेड़ रहा था। हरीश आंखें दिखाते हुए इसके कंधे पर थप्पड़ मारते हुए बोली, वो तकलीफ से करा गया। दर्द हुआ ना? मुझे भी ऐसे ही हुआ आपके एक्सीडेंट का सुनकर। इसने कितने आराम से इससे इतनी बड़ी बात कह दी थी, लेकिन जब एहसास हुआ तो ज़बान दांतों तले दबा गई। ऐसे क्या देख रहे हैं? मेरे मुँह पर कुछ लगा हुआ है। हरीश के मुसलसल खुद को घूरते देखने पर चिढ़ गई थी। बिल्कुल बताऊँ क्या कुछ लिखा हुआ है? वो इससे मज़ीद चिढ़ाता हुआ बोला था। नहीं, मुझे आप कुछ ना बताएँ। वो अब आप आराम करें। डॉक्टर ने ज़्यादा बोलने से मना किया है। लगता है वाक़ई सर पर गहरी चोट आई है। वो इसे कहते जल्द से वहाँ से उठ गई तो हरीश इसकी बात पर हँस दिया। वो भी मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई थी। हरीश आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर कर हो रहा था। इस एक्सीडेंट को 1 हफ़्ता हो गया था। आज हरीश डिस्चार्ज होकर घर भी आ गया था। सब खुश थे। आज तो अब हर वक़्त ज़ाहिद साहब पर नज़र रखता था। इसने सोच लिया था कि अब वो अहमद साहब से इस बारे में बात करेगा और इसको ये रिकॉर्डिंग भी सुनाएगा। ये तो वो और इसका अल्लाह ही जानता था कि वो कितनी मुश्किल से ज़ाहिद साहब को घर में चलता-फिरता बर्दाश्त कर रहा था। आखिर वो ऐसा कर ही क्यों रहे थे? इसने हरीश से भी बात करना छोड़ दी थी। वो अपने गुस्से में भूल चुका था कि कभी वो हरीश से मोहब्बत भी करता था। इसके सर पर बस एक ही बात सवार थी कि इसे इस मनुष्य शख्स का पोल खोलना है। आने ने हरीश के लिए सूप बनाया था। वो कमरे में मौजूद इसे पीने के लिए कह रही थी, मगर हरीश पीने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो पिछले 1 हफ्ते से ऐसी चीज़ खा पी के बेज़ार हो गया था। हरीश प्लीज़, मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया। इल्तिजा करती बोली, जी बिल्कुल, जैसे कल भी बनाया था। वो तंज़िया अंदाज़ में कल के सूप का हवाला देता बोला, जो आनिया ने इसे ये कहकर पिलाया था कि ये इसने बनाया है, मगर बाद में पता चला ये सानिया बेगम ने बनाकर भेजा था। नहीं, पक्का टेस्ट तो करें। आज मैंने ही बनाया है। वो सर झुकाकर आस्ते से बोली। इतने में आयज़ कमरे में आता हुआ रुक गया था। ओ भाभी, आप बिज़ी हैं तो मैं चला जाता हूँ। शरारत से बोला था, नहीं आ जाओ, हम कोई यहाँ पर एटमी बम बनाने के मंसूबे नहीं बना रहे। आनिया से घुटते बोली तो हँसता हुआ अंदर आ गया। अच्छा, मुझे लगा शायद शादी की प्लानिंग चल रही है। वो सोफे पर बैठा हुआ फिर से शाह से खोया हुआ आई से सुधर जाओ। आंखें दिखाते बोली, ले आओ मेरे लिए कोई सुधारने वाली। वो अनुज से बोली, करती हूँ तुम्हारा इंतज़ाम। तुम्हें सीधा कर देगी। वो भी पुरजोशी से बोली थी, अरे ऐसी क्या जल्दी, पहले भाई को तो सीधा कर लें। अब वो अभी तो मैंने बहुत से लोगों को सीधा करना है। आखिरी बात हरीश को देखते हुए बोला था। वो हरीश को कमरे में आता देख चुका था। हरीश ने इसकी बात बखूबी सुन ली थी और वो ये जान गई थी कि ये तंज इस पर किया गया। बुरी तरह हर्ट हुई थी। कुछ भी कहे बगैर उल्टे कदमों से कमरे से बाहर भागी थी। हरीश और आनिया ने इसे नहीं देखा था। किन लोगों की बातें हो रही हैं? हरीश ने इसके चेहरे के तासुरात जानते हुए पूछा था। बस हैं कुछ लोग, बताऊंगा कभी फुर्सत में। आप लोग करें अपनी फ्यूचर प्लानिंग, मुझे ज़रा काम है। वो आखिर में शरारत से कहता कमरे से निकल गया था। वो अपने कमरे में बैठा ऑफिस की कुछ फाइल चेक कर रहा था। वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, बस कभी-कभी सर में दर्द होती थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि वो भी वक्त के साथ-साथ ठीक हो जाएगा। वो फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अब घर बैठे बोरियत होने लगी थी, तो इसने अहमद साहब से ऑफिस जाने का कहा, मगर उन्होंने भी अभी आराम करने के लिए कहा था। लेकिन कुछ फाइल्स इनसे ले ली थी। अब वो बैठा इन पर कॉल कर रहा था जब दरवाजे पर नॉक हुआ। चाहे इसने मसरूफ़ से अंदाज़ में कहा, भाई आपसे ज़रूरी बात करनी है। आज अंदर आते मुद्दे पर आया था। हरीश ने अब टुचकाते इस वाले नज़र से देखा था। वो बैठ जाओ यार पहले आराम से, फिर बताओ क्या बात है। वो भी कुछ बोलता। हरीश ने सोफ़े की तरफ इशारा करते से बैठने का इशारा किया। वो फाइल बंद करता है, इसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हाँ बोलो क्या बात है। वो संजीदा होता है। ऐसा भी कुछ बोलता। दरवाज़ा हल्का सा नॉक हुआ। सानिया बेगम अंदर आई। अरे मेरे दोनों बेटे क्या कर रहे हैं? वो दोनों को देखकर खुश हुई थी। मम्मी भाई से बात करनी थी। अच्छा है आप भी आ गई हैं। इससे खड़े होते हुए ने जगह देते बोला, असल में मैं खुद भी हरीश के पास इसी सिलसिले में आई कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो भी सोफे पर बैठती बोली, वाह चले अब बता भी दे आप लोग, ऐसी भी कौन सी बात है जो मुझसे करनी है। वो हौले से मुस्कुराता बोला, हमें तो लगता है आपकी शादी की बात करने आई हैं। आयशा हंसी दबाते हुए बोला तो दोनों भी हंस दिए। इस लड़के को तो जब देखो शादी की बड़ी होती है और भी बहुत सी ज़रूरी बातें हैं। सानिया बेगम ने आज की तरफ देखकर कहा तो सर झुका के, बेटा असल में बात यह है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था एक बंदा तुम्हें इमरजेंसी हॉस्पिटल ले आया था। इसकी बाबत हमें पता चला कि किसी गाड़ी ने जानबूझकर तुम्हारी गाड़ी को टक्कर मारी थी। बेटा मैं इस दिन से परेशान हूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि हाँ, जिसको हम सब ने एक्सीडेंट का नाम दे दिया, ऐसा में एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की साजिश थी। मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारी किसी से तो भला क्या दुश्मनी है जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वो आखिर में नम आवाज़ में बोली तो हरीश और आयस इनकी तरफ लिपके थे। अम्मी रोए तो मैं आपके सामने सही सलामत हूँ। उन्हें चुप करवाता तसल्ली देने लगा। बेटा मैं तुम लोगों के अबू से भी इस बारे में बात की, मगर उन्होंने मेरा वहम समझकर बात टाल दी, मगर मेरा दिल नहीं मानता। वो बेजान
सी दिख रही थी। अरीश सर झुकाए उनकी बात सुन रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो सही कह रही हैं। इसी सिचुएशन में अपने लब पर कुचल रहा था। इसने एक लंबा सांस खारिज कर बोला, अम्मा मैं जानता हूँ कि भाई के स्टैंड के पीछे किसका हाथ है। इसके कहने पर अरीश और सानी ने चौंक कर इसकी तरफ देखा था। मैं यही बात भाई से करने आया था क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। वो शख्स है, वो गुस्सा अब अपना गुस्सा दबाता बोला। इसके जिक्र से ही आइस को गुस्सा आने लगता था। कौन शख्स और तुम कैसे जानते हो? सानिया बेगम ने हैरानगी से पूछा। उसने एक नज़र दोनों को देखा और इसके जवाब के मुंतज़िर थे। ज़ाहिद पुप्पा वो आस्ता से कह गया, क्या शर्म आती है बोलते हुए? तुम्हारी पुप्पो क्या सोचेंगी अगर उन्हें ये बात की पता चल कि कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरीश तुम इस लड़के को समझाओ, पता नहीं कैसे क्या बोल रहा है। वो गुस्से ही तो कर गई थी मगर इनके बरक्स अरीश इतना ही पुरसकून था। आप मेरा यकीन करें या ना करें लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने खुद ज़ाहिद साहब की गुफ्तगू अपने कानों से सुनी है और मेरे पास इस बात का सबूत भी है। भाई का एक्सीडेंट उन्होंने नहीं करवाया। वो गुस्से में कहता उठ खड़ा हुआ। चुप कर जाओ आइस। अरीश चुप क्यों नहीं करवाते इसे? इसने तो हमें ज़लील करवाने का सोच लिया है। क्या सोचेंगी? तुम्हारी बहू की इज्जत है मेरे शोहर की मेरे घर में, भाई के घर में। वो परेशान से आइस को देखते हुए बोली जो गुस्से से रुख मोड़ गया था। मेरी रिलैक्स प्लीज़, आराम से बात करें। बात करते हैं। यूँ बात की तो सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। इस वक्त तो इन्हें गंदे से थामता हुआ समझाने लगा। ऐसे भी तो बोलो, वो जो मुंह में आता है वो कह देता है। सानिया बेगम फिक्रमंदी से बोली, आइस इधर बैठो आराम से तुम भी। इस और पूरी बात बताओ क्या है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे भी इन पर शक था। वो आइस को हाथ पकड़ा कर बैठता हुआ बोला। तो तो सानिया बेगम अरीश को घूर कर रह गई थी। भाई आप मेरी बात सुनिए, अम्मी तो गुस्सा ही करती जा रही हैं। आइस शिकायती नज़र से सानिया बेगम को देखता बोला, हम बोलो सुन रहा हूँ भाई। जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ इस रात में भाभी को लेने घर आया था और वो इन दोनों को सारी बात बता गया। अरीश ज़्यादा हैरान नहीं हुआ था। इसे ज़ाहिद पर पहले ही शक था मगर सानिया बेगम ने आइस को बेयकीनी से देखा था। मैंने इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड भी किया था। ये देखिए वो मोबाइल निकाला, वो रिकॉर्डिंग चला गया। वो अरीश के बारे में बात कर रहे थे और वो आवाज़ ऑफिसर ज़ाहिद साहब की थी। अरीश मेरा बच्चा। वो अरीश को साथ लगाते प्यार करने लगे। आप मेरे पर यकीन नहीं कर रही थी ना, और अब भी बात सारी मेरी वजह से पता चली है। बजाय इसके कि मेरे सदके वाली जाएँ, आप इसको प्यार कर रही हैं। वो माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए मजाक से शिकवा कर गया, जिस पर दोनों इसका मुंह देखकर हंस पड़े थे। तू भी मेरी जान है। वो तो अरीश का सोचकर मुझे कुछ हो गया था। अगर कुछ हो जाता अल्लाह का लाल शुक्र है। वैसे अपने साथ लगाते हुए प्यार करने लगी थी। वो इसका जितना कोसती थी मगर इसने साबित कर दिया था वो भी अरीश का ही भाई है। चलो अब तुम आराम करो, हम चलते हैं। फिर मैं अहमद साहब से बात करती हूँ इस बारे में, और अब देर नहीं करनी चाहिए, कहीं ये इंसान मज़ीद नुकसान ना पहुँचाते। मेरे बच्चा को प्यार से कहती ही निकल गई थी। चल यार मैं भी निकलता, गुड नाइट आइस कहता हुआ जाने लगा, जब अरीश ने इसे एकदम अपनी तरफ खींच कर गले लगाया था। भाई आज तूने तो दिल खुश कर दिया। तूने बता दिया कि तू कितनी बड़ी फिल्म है। आइस जो उसके अचानक यूँ गले लगाने पर हैरान हुआ था। मतवक़्क़ा तारीफ़ का सोच कर भी खुश हुआ, लेकिन अरीश ने इसकी ख्वाहिश पर ठंडा पानी फेर दिया था। इसका मुंह बन गया था। वह दूर हट, भाभी नहीं हूँ मैं, नींद में तो नहीं है तू? वो अपने से दूर धकेलता हुआ बोला, मगर अगले लम्हे अरीश के तासुरात देखकर गड़बड़ा गया, जो काफ़ी खतरनाक थे। कोई नहीं भाई, मैं ही नींद में हूँगा। और ये आइज़ साहब कहते कमरे से दौड़ लगा दी। अरीश इसकी हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुरा दे, मगर अगले ही पल इसके चेहरे पर फ़िक्र नुमायाँ हुई थी। ज़ाहिद साहब के तो कुछ न करना पड़ेगा, वो सोचता हुआ बेड पर तब से लेट गया था। अहमद साहब वो खाने के बाद रात में चाय देने कमरे में आई तो इनके पास ही बैठ गई थी। जी बेगम कोई काम था? वो ऐनक उतार कर एक साइड पर रखते हुए बोले, और साथ ही फ़ाइल को भी बंद कर दिया। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो परेशानी से गोया हुई थी। जी जी ज़रूर करो। पूरी तरह की तरफ मुतवज्जा हुए थे। मैंने आपसे कहा था ना कि अरीश का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि एक प्लान था सब। देखिए बेगम, मैं अब फिर से वही बात कर रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये सब आपका वहम हो सकता है। आप क्यों फिर बार-बार परेशान हो रही हो? अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। वो अब आराम से इन्हें समझाते हुए बोले थे, मैंने आपकी बात सुनी थी लेकिन मेरा दिल नहीं मानता और मैंने इस बारे में अरीश से बात की और वही बात हुई, वही वाक़ई वो प्लान था। वो बोलती हुई एक नज़र अहमद साहब पर डालती, जिनके चेहरे के तासुरात से वाज़ा था वो उलझ गए हैं। किसका प्लान था? उन्होंने सवाल लहजे में पूछा। ज़ाहिद भाई का। वो सर झुका गए थे। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर कहे। इनको सानिया बेगम की बात से झटका लगा था। फ़ौरन से रिएक्शन देने वालों में से नहीं थे, इसलिए इनकी वजह पूछी। आखिर कैसे इन्हें लगा कि वो हो सकता है? तो इस पर सानिया बेगम ने सारी बात बता दी। आखिर में वो रिकॉर्डिंग का भी सुनाया जो आइज़ ने इन्हें व्हाट्सएप पर कर दी थी। अहमद साहब तो दंग ही रह गए थे। ये तो आस्तीन का सामने करे, लेकिन हमें शाम का कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ये किसी और को डसे। अहमद साहब पुरसोच अंदाज में बोले। इन्हें यकीनन बहुत दुख पहुंचा था। उन्होंने हमेशा ज़ाहिद को बड़े भाइयों जैसी इज़्ज़त दी थी, लेकिन शायद इस शख्स को इज़्ज़त रास नहीं आई थी। मैं अभी जाकर इस कमीने से पूछता हूँ आखिर हमने इसका क्या बिगाड़ा जो इसने ये सब करने का सोचा। वो कमरे से उठते बाहर ज़ाहिर साहब की कमरे की तरफ बढ़ गए थे। या अल्लाह खैर। सानिया बेगम इनके पीछे निकल गई। दिल डर रहा था कि पता नहीं इस घर में कौन सा तूफान आने वाला है। हंसते बसते घर को ज़ाहिर साहब की नज़र खा गई थी।
अहमद साहब ने कुछ सोचते ज़ाहिद साहब की जगह ज़फ़र साहब के कमरे की राह ले ली थी। हल्के से दरवाज़ा नॉक किया। नज़र अपने पीछे खड़े अपने शरीक के हाथ पर डाली जो परेशान थी। "अरे आप परेशान ना हो बेगम", वो इन्हें हौसला देते हुए बोले थे। तो उन्होंने अपने आप को रिलैक्स किया। "जी भाई साहब खैरियत, आप इस वक्त अंदर आए हैं?" ज़फ़र साहब दरवाज़ा खोलते ही हैरान हुए थे। उन्हें अंदर आने के लिए रास्ता देते हुए बोले। अहमद साहब अंदर आ गए। वो काफ़ी संजीदा लग रहे थे। ज़फ़र साहब को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। "भाई साहब, भाभी आप लोग आएँ, बैठें", मदीहा ने बैठने का कहने लगी। वो भी हैरान हुई थी इशारों से। ज़फ़र साहब से पूछा तो उन्होंने कंधे उचका दिए थे। जी भाई बताएँ, आप लोगों का कोई काम था हमसे तो हमें बुला लेते। ज़फ़र साहब एहतरामन एक नज़र मदीहा को देखते बोले। वो भी सवालिया नज़र से इनको ही लोगों को ही देख रही थी। "हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है आप दोनों से", अहमद साहब शुरू करते हुए बोले थे। "जी भाई साहब कहें, हम सुन रहे हैं।" ज़फ़र साहब और मदीहा बेगम इनकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा हुए। बात दरअसल ये है कि जो हरीश का एक्सीडेंट हुआ था वो एक्सीडेंट नहीं था, दरअसल एक साज़िश थी। वो एक नज़र इन्हें देखते बताने लगे और दोनों उलझ गए थे। कैसे साज़िश? किसी ने जानबूझकर हरीश की गाड़ी को हिट किया था। वो बंदा भी कुछ यूँ ही बता रहा था। मैंने ये बात बिल्कुल ना सोचता, मगर मुझे इस दिन से मुसलसल सानिया कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, मगर मैं टाल देता। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है। जब सानिया ने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई, वो साँस लेने को रुके। वो दोनों इन्हीं की तरफ देख रहे थे। अक्सर ज़ाहिर ने अपने बंदे से कहकर कटवाया है हरीश का। अहमद साहब ने जैसे इसके सर पर बम फोड़ा था। लेकिन भाई साहब ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? और वो रिकॉर्डिंग का आप क्या कह रहे हैं? ज़फ़र साहब को यकीन करना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल, और अगर ये बात राबिया बाजी को पता चली तो वो बहुत हर्ट होंगी। मदीहा बेगम बोली थी, "मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे बहुत दुःख हुआ।" मोबाइल निकालते हुए रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करते मोबाइल ज़फ़र साहब को थमा दिया। आवाज़ ज़ाहिद साहब की ही थी। 1% भी शक की गुंजाइश नहीं बची थी। वो इंसान कमीनगी से कह के लगा रहा था, "अब देखते जाओ अरीश अहमद, तुम्हारे साथ मैं क्या करता हूँ।" और अहमद साहब, बड़ा गुरूर था ना आपको इस अरीश पर, अब देखना कैसे आपका गुरूर खाक में मिलेगा। कहते हुए एक ज़ोरदार कहका लगाया गया। ज़फ़र साहब तो हैरान, सब सुन रहे थे। सब जब रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई तो उन्होंने बेयकीनी से अहमद साहब की तरफ देखा। मदीहा का भी कुछ मुख्तलिफ हाल ना था। लेकिन भाई साहब, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, इंसान आखिर में हमसे चाहता क्या है और अरीश के ही पीछे क्यों पड़ा है? वो उलझन ज़दा देख रहे थे। सानिया बेगम तो ज़ब्त किए बैठी थी, वरना मुमकिन था वो रो देती। भला कौन-सी माँ अपने बच्चे के हवाले से ऐसी गुफ्तगू सुन सकती है? मदीहा बेगम ने जब सानिया बेगम देखा, उनको हौसला देने लगी। "ज़फ़र, मुझे नहीं पता आखिर ये क्या चाहता है। हमने इसे कुछ नहीं दिया। हमने तो इसे बड़े भाइयों की तरह हमेशा इज़्ज़त दी है। अब ये तो ज़लील इंसान ही बता सकता है कि आखिर इसने ऐसा सोचा भी क्यों?" अहमद साहब ने दाँत पीसे थे। बिल्कुल भाई साहब, अभी तो वक़्त नहीं, सुबह इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आप इस शख़्स से सुबह ही पूछे, आखिर ऐसी घटिया हरकत की वजह क्या है? ज़फ़र साहब को तो गुस्सा ही आ गया था सोच-सोच के। "बिल्कुल सुबह होते ही ये बात पूछता हूँ इससे", वो कहते हुए खड़े हो गए थे। "चलो तुम लोग आराम करो", वो जाने लगे। लेकिन मदीहा ने इनसे अचानक सवाल किया, "भाई साहब, ये रिकॉर्डिंग मिली कैसे आपको?" "अरे एक है ना हमारा शरीर साहब बरखुरदार, इसकी बदौलत हमें ये मिली है। हमें तो हमेशा से बोलता था, मगर इसने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। इसके लहजे में आयज़ के लिए फ़ख्र था। इस वक्त आयज़ यहाँ अहमद साहब के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनता तो ज़रूर वो भंगड़े डाल रहा था। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बच्चा है, बस शरारती है। ज़फ़र साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। इन्हें भी आयज़ पर फ़ख्र महसूस हुआ था। अहमद साहब और सानिया बेगम भी मुस्कुराते हुए कमरे से निकल गए। आज इन्हें अपने दोनों बेटों पर फ़ख्र महसूस हुआ था। आयज़ को कितना हर वक्त कहते थे, मगर आज इसने अपने कल से काम लेते हुए इतना बड़ा काम किया था। आज वो अपने आप को बहुत खुश नसीब महसूस कर रहे थे। जिनके इतने काबिल बेटे थे, वो बाप कैसे फ़ख्र ना महसूस करता। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। आज संडे था तो यूनी के लिए जाने की टेंशन नहीं थी। सुबह मुझे आप सबसे ज़रूरी बात करनी है। साहब ने नाश्ते के दरमियान बात का आगाज़ किया। सभी की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे थे। मैंने सोचा कि अभी के लिए अरीश और आनिया की शादी पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि आनिया के भी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और अरीश भी ठीक हो जाएगा। अहमद साहब ने ये बात ज़ाहिद साहब को देखते हुए मुकम्मल की, जिनका चेहरा एक अनोखी खुशी से चमक उठा था। ज़ाहिद साहब, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? लगता है आपको मेरी बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। अहमद साहब ने मौके पर तंज़ किया तो सब अपनी हैरानगी छोड़कर इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। भाई साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ज़ाहिद को भला क्या खुशी होगी इसमें? राबिया फ़ौरन से बोल उठी। नहीं, मुझे लगा शायद इन्हें खुशी है, क्योंकि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरे बच्चे की खुशियों को आग लगाने की। मुसलसल तंज़ के तीर उछाल रहे थे। सब आराम से बैठे गुफ्तगू सुन रहे थे, क्योंकि सभी हकीकत से वाकिफ़ थे, सिवाय आनिया, अरीश और सुभान के। और वो तो हत्थे से खड़ी हो गई थी। भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ज़ाहिद ने क्या कर दिया आप ऐसे बोल रहे हैं? और वो इस शादी से खुश थे। भाई आप गलत समझ रहे हैं और आप आराम से बात करें, क्या कहना चाहते हैं? ज़ाहिद साहब इंतहाई इत्मीनान और रटाई से बोले, अच्छा मैं गलत हूँ तो एक ट्रेलर दिखाते हैं आपको। आइस बेटा, ज़रा वो रिकॉर्डिंग ऑन करना। अहमद साहब ने शाहिद की तरफ देखते हुए आयत से कहा था। आनिया, एडेज और सुबहान तो इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे थे, ये हो क्या रहा है? आज ने सारी लाते एक नज़र एडेज के हुनर का चेहरे पर डालते मोबाइल से वो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। डाइनिंग टेबल की खामोशी को जाहिद साहब की आवाज़ ने तोड़ा था। सबके चेहरों पर इत्मीनान था, मगर ये इत्मीनान आनिया, एडेज, सुबहान और बुप्पो के चेहरे पर नहीं था। जाहिद खुद हैरत से अपनी बात सुन रहे। अब रिकॉर्डिंग बंद करते हुए बोले थे, बुप्पो तो रोने को थी, एडेज और सुबहान को तो सकते में चढ़े गए थे। उन्होंने कब सोचा था कि इनका
जवाब इस कदर घटिया हो सकता है। वो तो जैसे ही सख्ती से निकली फ़ौरन से ज़ाहिद को गिरबान पकड़ लिया। क्यों किया ऐसा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हैं आप मेरे भतीजे से? क्या बिगाड़ा आपका इन लोगों ने? गुस्से से वो रोने लगी, इनकी आवाज़ फट गई थी। ज़ाहिद साहब चुप साधे खड़े थे, बोलते क्यों नहीं आप? अरे आप जैसे इंसान के लिए मैं अभी अपने बाप जैसे भाई से लड़ रही थी, आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बताएं आखिर क्यों किया आपने ऐसा? वो इस पर चला रही थी, अरे तुम्हें अपना भतीजा अजीज़ है तो मुझे भी अपना भतीजा इतना ही अजीज़ है। वो काफ़ी देर बाद बोले भी थे और राय से बोले थे। सब ने इनकी बात पर चौंक कर देखा था। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो आखिर? अहमद साहब ने इनसे पूछा था। अरे मेरे बड़े भाई और भतीजे को किस तरह बेइज्जत किया था आपने? अपना वक्त भूल के वो भी अभी ढाई ऊँचा बोले थे। इन सब की तरफ नासमझी से देख रहे थे। अरे और सुबह तो इस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। वो सर झुकाए बैठे हुए थे। बहुत साल पहले जब अभी बच्चे थे तब मेरे बड़े भाई वलीद आपसे अपने बेटे यानी मेरे भतीजे का हाथ आने के लिए मांगने आए थे, मगर आपने इनको इनकार करके इनको बेइज्जत कर दिया। तब भी आपका पेट नहीं बढ़ा तो अगले दिन मुझे फ़ोन पर इतनी सुनाई, मैं कैसे भूल गया हूँ? सिर्फ मेरी नहीं, मेरे भाई और भतीजे की इज्जत का भी सवाल था। आप के आने समय सबको शौक लगा था। अरीश और घर के बड़ों के सिवा अरीश इन सब से वाकिफ़ था। हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा था। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी बच्ची पर नज़र डालने की, जबकि आने अरीश के निकाह में थी और तुम इस बात से वाकिफ़ थे। और मैंने तुम्हें भी ये सही कहा था कि तुम खुद ही अपने भाई को भेजा है रिश्ते के लिए। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए थी। हम सब तो भड़क उठे थे, कसूर भी अपना था और चढ़ भी दूसरों पर रहा था। ये ज़लील इंसान राबे बेयकीनी से ज़ाहिद को देख रही थी, क्योंकि राबिया बेगम इस बात से नावाकिफ़ थी। हाँ, तो मैं वहाँ क्या करता? जुल्फ़ी वहाँ ज़िद लगाकर बैठ गया था, वो शादी करेगा तो आनिया से। वो भी मज़ीद बोलते अरीश बोल उठा था, अंकल प्लीज़ मेरी बीवी का नाम अपनी ज़ुबान से मत लें तो बेहतर होगा। वो कहाँ बर्दाश्त करता कि आने की शादी किसी और से हो उसका ज़िक्र सोने व सानिया बेगम ने अरीश को हौसला दिया। तो गुस्से से एक नज़र ज़ाहिद साहब को देखता मुँह मोड़ गया था। तुम अपने इस आवारा रफंगे से भतीजे का सोच भी कैसे सकते हो? अहमद साहब ने गुस्से से कहा। वो तो अभी भी ज़िद में है कि वो शादी इसी से करेगा। मैं अपने भतीजे की ये हालत नहीं देख सकता। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो सोच कर आया था कि आपको मना लूँगा, लेकिन फिर मुझे ये नामुमकिन लगा। मैंने और वली ने मिलकर रीश को मनाने की प्लानिंग की, मगर ये ढीठ हर दफ़ा की दफ़ा इस दफ़ा भी बच गया। वो रीश को गुस्से से देखते हुए बोले, वो पुराने साहब की क्या बात थी वो भी बता दो ज़रा, हमें अंदाज़ा हो कितने नीच और गिरे इंसान हैं। अहमद साहब ने इस बार तंज़िया अंदाज़ में कहा। वो तो मैं लूँगा, सारे राय से जवाब दिया गया। मैं आपके इनकार के बाद रीश के पास गया था, वो आने को छोड़ दे और इस बदले रीश से शादी कर ले और आने की जुल्फ़ी से हो जाएगी, मगर इसने भी मुझे साफ़ इनकार कर दिया और गुस्से में मुझे अपने ऑफ़िस से ही जाने का कह दिया। तो मुझे गुस्सा आ गया और वो सारी बात बताते हुए बोले। तो रीच अपने बाप को बेयकीनी से देख रही थी। इसका बाप तो नहीं था जिसे इसने सारी ज़िंदगी अपना बाप समझ के इज़्ज़त दी थी और एक तरह से सौदा कर रहा था। आप एक इंतहाई गिरे इंसान हैं, आप हमारे बाप खिलाने के लायक ही नहीं है। जिस इंसान को अपने बच्चों का ख्याल ना हो, वो किसी दूसरे का क्या ख्याल करेगा? आपको ये सब करते हुए एक दफ़ा तो हमारा ख्याल आना चाहिए था, लेकिन नहीं, आपके आँखों पर तो बदले की पट्टी बंधी हुई थी ताया ने बांधी हुई थी ताया ने। वो इंसान जिसे हमने अपने बाप समझा, आपने हमें किसी के सामने मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। बाप से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे बाप तो बच्चों के आइडियल होते हैं, हमारे भी हुआ करते थे, लेकिन हमें अफ़सोस है कि हमने अपने बाप को बचाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आपका मकरू चेहरा हमारे सामने आ गया, शुक्र है, वरना हम तो धोखे में ही रह जाते। मुझे आपसे अब मज़ीद कोई बात नहीं करनी, चलो आप यहाँ से। सुबहान एक नज़र ज़ाहिद साहब को देखता रीछ का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले गया। सबको चुप लगी थी। वो घर का सबसे छोटा फ़र्द आज क्या कुछ नहीं कह गया था जिसे वो लोग बच्चा समझते थे। देख लिया तुम्हारे बेटे ने क्या कहा, शर्म आनी चाहिए तुम जैसे इंसान को। इन बच्चों का क्या कसूर है? उन्हें तुमने सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा है। अहमद साहब इनको सुना रहे थे, जिस पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हो रहा था। भाई साहब, आप इस इंसान को जो सज़ा देना चाहें दें, मैं आपको नहीं रोकूंगी। मुझे इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखनी। अरे मैं इस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, इस जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। मुझे इस शख्स के ने हवा तक न लगने दी कि मेरे भाइयों के खिलाफ अपने दिल में बगस पाले बैठा है। वो अहमद साहब को देखते हुए कह रही थी, इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस इंसान का क्या भरोसा कि मेरे बच्चे को दोबारा से नुकसान पहुँचा दे। ये इस दफ़ा आइस को कुछ ना कर दे, क्योंकि इस इंसान को बदले का शौक़ बहुत है ना। आइस से बदला भी तो लेना होगा इसने। वो तंज़ करते हुए बोले थे। रितिश का शर्मिंदगी से बुरा हाल था। पापा, क्योंकि आपने ऐसा सर उठाकर जीने के काबिल नहीं छोड़ा, आपने कैसे सामना करूँगी इन लोगों का? वो रो रही थी और मैं बाप की वजह से बुरी तरह टूट चुकी थी। सुबहान का खुद ये हाल था, सबसे निगाह चुराए अपने कमरे में बंद था। इसका कमरा वो तो आइस का कमरा था जिसको मिलकर शेयर करते थे। सुबहान भी नहीं जानता था अब इसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। वो तो लड़का था, तब भी जब्त करने के बावजूद इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रिच और सुबहान दोनों ही अब इस फैसले से नावाकिफ़ थे। भाभी भाई भाभी, आप लोग मुझे माफ़ कर दें। इस इंसान की वजह से मैं आप लोगों के आगे बोली नहीं जानती थी। वो इंसान इतना गिर जाएगा। अहमद साहब ने अपना सर झुका लिया था, मगर सानी साहब ने बेगम ने फ़ौरन इसे हाथ
पकड़ कर राबिया बेगम के हाथ थाम लिए थे। कैसी बातें कर रही हैं आप ये? आपका इस सब में कोई कसूर नहीं है। तो इस इंसान को ख्याल करना चाहिए था ना, आखिर को इसका खुद का एक बेटा है। राबिया बेगम भी चुप कर गई थी। एक इंसान के बदले की आग में पूरा घर वीरान हो गया था। जहाँ पहले सबके कहके गूंज करते थे, हर वक्त मौज मस्ती स्टार्ट हुआ करती, तब वहाँ सिर्फ खामोशी का राज था। इस वाक़ये को 1 महीना होने को था। इस फैसले से आयस को गुस्सा आया था कि इस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए थी, मगर अरीश के समझाने पर वो चुप कर गया था। ज़ाहिर साहब इस फैसले के 3 दिनों बाद ही कुवैत रवाना हो गए थे। इनकी बदकिस्मती कि इनको कोई भी मिलने नहीं आए थे। इनकी अपनी सगी औलाद भी नहीं थी। इनका यही फ़ैसला किया गया था कि वो वापस चले जाएँगे यहाँ से सबसे दूर। इरिज और सुबहान अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे, एक कमरे में ही बंद रहते थे। आइज़ ने सुबहान से या इरिज से इस दौरान कोई बात नहीं की थी। इरिज और इसका सामना होता तो इरिज खुद ही रास्ता बदल लेती। वो आइज़ का क्या बल्कि किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी। आइज़ के बरक्स सबका रवैया इन लोगों के साथ नॉर्मल था, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। वो भी अब किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। अहमद साहब का अपनी बहन की हालत देखकर दिल कट जाता सा गया था, इसलिए उन्होंने भी सोच विचार के बाद एक फैसला किया था। अब इस बारे में उन्होंने अपने बेटे से भी बात करनी थी। इरिश यार कब तक कैसे चलेगा? आनिया ने आज बात करने का सोच लिया था। इसे अपनी प्यारी दोस्तों कज़न को ऐसे नहीं देखना था। कैसा वो सवाली नज़र से देखते बोली, यार देखो सबके साथ खेलो घुलो मिलो, कमरे में बंद होकर रह गई। मुझे पहले वाली इरिश चाहिए। बोलने वाली वो इसे प्यार से पुचकारते बोली, आनिया प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो मैगज़ीन अपने मुँह के आगे करते हुए बोली थी, लेकिन मुझे करनी है। आखिर इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? आज आज आनिया फुर्सत से इसे समझाने बैठी थी, वरना पेपर्स में वो खुद किसी से बात नहीं कर पा रही थी। आने से सब में मेरा वाक़ई क्या कसूर, मुझे तुम बताओ। लेकिन ये बात आयस को कि समझ क्यों नहीं आती। मैंने बहुत दफ़ा इसे बात करने की कोशिश की, मगर हिम्मत नहीं हुई मेरी। मैं क्या करूँ? आने की गोद में सरक कर रो देने को थी, मगर आने के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रिश तुम 1 महीने से इस लंगूर की वज़ह से परेशान हो। माय गॉड! और तुमने क्या कहा इससे? इन खैरियत है, क्या चक्कर है? वो हैरान होती, आखिर में लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ रख के सवाल करने लगी हूँ। आनिया ये पता नहीं कब वो मुझे अच्छे लगते हैं। जब वो मुझे तंग करते थे तब मैं कितना चिढ़ती थी, मगर अब मेरा दिल करता है वो फिर से पहले जैसे हो जाए, मगर मुझसे नहीं इनका रवैया बर्दाश्त होता अपने लिए, वरना घर में सब बच्चे हैं मेरे साथ, बस मुझे आइस की टेंशन है। वो रोते हुए कह रही थी। हरीश की बात सुनकर अनिया खुशी से बुरा हाल था, बस नहीं चल रहा था कि रोटी डालना शुरू कर दे, लेकिन इरिश की क्लास लेना भी ज़रूरी था। इरिश तुम मुझे ये अब बता रही हो? पागल लड़की, मुझे पहले बता नहीं सकती थी, और इस लंगूर की मैं खबर लेती हूँ। मेरी भूल हो, जैसे कज़न का दिल लेकर यूँ कर रहा है वो ये सब। वो आखिर में बाजू चाटते हुए बेड से खड़ी होने लगी। जो इसकी बात मुस्कुरा रही थी, एकदम घबरा के, तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज़, वो मुझसे पहले ही कोई बात नहीं कर रहे, कुछ गलत मत करना। वो चैन से बोली थी, अरे तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मैं पक्का इंतज़ाम करके ही रहूँगी। वो कड़ कर बोली, हाँ हाँ पहले अपनी फ़िक्र करो। अरीश हंसते हुए बोली, वो शायद पूरे 1 महीने बाद हंसी थी। आनी इसे हंसते हुए देख के तो इसे गले लगा लिया। अब लगी हो ना मेरी इरिश भाभी? वो शराब से बोली तो इरिश हल्का सा मुस्कुरा दी। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ़ थे, जब अहमद साहब ने सबको एक नज़र देकर बात शुरू की थी। मैंने एक फ़ैसला किया है। नाश्ते के बाद सब बड़े मुझे डाइनिंग रूम में मिले। वो अपनी दार आवाज़ में हुक्म देते हुए हाथ साफ़ करते उठ गए थे। वो नाश्ता कर चुके थे। ज़रूर हमारी शादी की बात होगी। रीश अहमद साहब के जाते ही आनिया के कान में सरगोशी करता बोला, आजकल वो आनिया के साथ बैठा करता था। आनिया बेचारी सर झुका गई है, तो रीश मुस्कुरा दिए, हाँ दान अंदर रखो समझे, वरना ताया अबू से कहकर शादी कैंसिल करवा दूंगी। वैसे मुस्कुराता देखकर घूरी डालकर बोली, अल्लाह आपने मुझे कैसी बीवी दी है। बीवियाँ तो शोहर की खुशी में खुश होती हैं, ये मुझे खुश नहीं देख सकती। सुमित के सारे कोट तोड़ता बाकायदा हाथ उठाते शिकायती अंदाज में बोला था, हूँ ड्रामेबाज। वो सर जड़ते हुए बोले, हैंडसम हस्बैंड किसका हूँ? आखिर वह ऐसे चढ़ता हुआ बोला तो वो घूर कर रह गई। डाइनिंग रूम में इस वक्त मुकम्मल खामोशी छाई थी, एक संजीदा सी खामोशी। सब अहमद साहब के बोलने का मुंतज़िर थे। मैंने आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं आपको अपना फ़ैसला सुना सकूँ, जो मैंने किया है। वो संजीदगी से कह रहे थे, भाई साहब आप बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। ज़फ़र साहब बोल रहे थे, मैंने फ़ैसला किया है रीश और रानी की शादी अब जाननी चाहिए, अब मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता। उन्होंने बात मुकम्मल की तो सब खुश हो गए। भाई साहब वो तो आप लोगों की मानत है, अब आप जब कहेंगे हाजिर है। ज़फ़र साहब बहुत खुश थे, बल्कि सभी बहुत खुश थे। तो बस ठीक है, तारीख शुरू कर दो। सब इस हफ्ते के आखिर में
अपडेट्स रख लेते हैं, मगर मैंने एक और फ़ैसला भी किया है, वो दोबारा संजीदा हुए थे। सबने इनकी तरफ चौंक कर देखा। अब कौन सा फ़ैसला मैंने फ़ैसला किया कि अरीश और आने की शादी के मौका पर मैं अपने छोटे बेटे की भी मंगनी कर दूँगा। उन्होंने एक नज़र सबको देखा, सब भी इनको देख रहे थे। अपनी भांजी अरीश के साथ सबने हैरानगी से इन्हें देखा। सब भी इस फ़ैसले से मुतमिन थे। क्या हुआ राबिया, क्या तुम्हें मेरा फ़ैसला सही नहीं लगा? अहमद साहब ने राबिया को शशपंज में देखा तो सवाल कर डाला। नहीं भाई, ये तो मेरी खुशकिस्मती है, मगर आप एक दफ़ा आइस से भी पूछ लें तो बेहतर होगा। वो आइस के आजकल के रवैये से वाकिफ़ थी कि वो किस तरह अरीश और उस्मान को इग्नोर कर रहा है, इसलिए बोलती। भाई साहब, आप ही ठीक कह रही हैं, बच्चों का शरई हक होता है, और आप भी एक दफ़ा अरीश से बात कर लीजिएगा। ज़फ़र साहब ने कहा था। हम ठीक है, फिर मैं आज से बात कर लेता हूँ, और मैं जानता हूँ इसको मेरे फ़ैसले से कोई इतराज़ नहीं होगा। वो एक मान से बोले थे, सब मुस्कुरा दिए। चलो फिर आप अरीश और रानी की शादी की तैयारी शुरू करें, और सानिया आप आइस को मेरे कमरे में भेज दें। वो कहते हुए वहाँ से उठ गए, तब सब लोग आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल गए थे। आ जाऊँ अब्बू, वो दरवाज़ा नॉक करता हुआ इजाज़त मांग रहा था। आ जाओ बेटा, उन्होंने इजाज़त दी थी। वो चलता हुआ उस अहमद साहब के करीब सोफ़े पर बैठ गया था। जेबू क्या बात करनी थी, वो सर झुकाकर बोला था। बेटा, मुझे यकीन है कि तुम मेरे फ़ैसले से इनकार नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम चाहते हो कि तुम क्या चाहते हो? अहमद साहब ने तहमत बाँधते हुए कहा, जी अब्बू, आप हुक्म करें। बेटा, मैंने तुम्हारा अरीश का रिश्ता तय कर दिया। अरीश और आनिया की शादी पर तुम लोगों की भी मंगनी की एक छोटी सी रस्म रखती है। अहमद साहब के फ़ैसले पर आज शॉक्ड हुआ था। अब्बू, का हुक्म सर आँखों पर, मगर आप जानते हैं कि वो किस इंसान की बेटी है? बेटा, मैं जानता हूँ, मगर वो तुम्हारी फूफो की भी तो बेटी है। इसको इनकी बात से अरीश की कही बात याद आई थी। मैं आपकी फूफो की भी बेटी तो हूँ, और बेटा, इस वाक़ये से तुम्हारी फूफो बहुत टूट चुकी हैं। अब तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको जोड़ा जाए, और जो इसके बाप ने किया, इसमें इसका क्या कसूर है? फिर गैरों में करते हैं तो सब इनको ताने देंगे, और जब अपनों में रिश्ता मौजूद है तो गैरों में क्यों करें? और फिर अरीश में किस चीज़ की कमी है? उसे समझाने लगे। वो समझ चुका था। अब मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। वो कुछ लम्हे के बाद बोला था। अहमद साहब ने खुशी से आइस को गले लगाया था। बेटा, मुझे फ़ख्र है तुम पर। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन। वो मुस्कुराते हुए से दुआ देने लगे। जी बस, अगर वो रहने दे। वो अरीश के बारे में सोचता हुआ बड़बड़ाया। अहमद साहब ने नहीं सुना था। अब आप मेरी बात मानेंगे? एक वो सर खुजाते हुए गोया। वाह, क्या बात है बेटा? इन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरा अरीश के साथ पक्का इंतज़ाम करें। वह शरारत से खोया हुआ था। बरखुदार, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही आपको? वो मुस्कुरा रहे थे। नहीं अबू, रीच भी अपने बाप की वजह से बहुत हर्ट हुई है। मैं चाहता हूँ मैं इसका मजबूत सहारा बन जाऊँ, और अभी मैंने निकाह का कहा है। रुखसती आप जब कहेंगे तभी होगी। मैंने वजह बताता हुआ बोला, और वाकई यही वजह थी। वह मज़ीद कोई देर नहीं चाहता था, और इसकी मोहब्बत थी, और इसे इस तरह देखकर दिल इसका भी दुखता था। ठीक है, मुझे मंजूर है। वैसे मेरा बेटा समझदार हो गया। वो खुश होते हुए आज की बात मान गए थे। अब मैं शुरू से ही समझदार था। मुँह बनाता बोला तो वो भी मुस्कुरा दिए। चल सुबहान, शुरू हो जा यार। आइस के कहने पर सुबहान ने बुरा सा मुँह बनाया। चल ना, अब इतना भी नहीं कर सकता। वो वैसे पुचकारता हुआ बोला। वह सुबह से सुबहान के साथ डांस की प्रैक्टिस करने में लगा था। सुबहान पहले तो आइस के रवैये पर हैरान हुआ, फिर खुश भी हुआ कि सब ठीक हो गया है, लेकिन अब सुबहान को पछतावा हो रहा था कि उसने आइस की बात मानकर इससे कहा था कि वो डांस करेगा। मुझसे नहीं होता भाई, खुद कर लो ना। वो चिढ़कर बोला, यार मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं? मैं दुल्हा हूँ। वो कॉलर खड़े करते हुए बोला, सिर्फ निकाह ही हो रहा है, ज़्यादा फैलो मत। इसके जवाब में आनिया बोली थी, जो पता नहीं कौन सा फेस मास्क लगाए बैठी थी। भूतनी, तुम तो चुप ही रहो। उसकी मास्क की वजह से भूतनी कहता फिर से सुबहान की तरफ मुड़ा था। आइस, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वो दांत पीसते बोली थी, ज़्यादा ना चीखो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुंह टूट जाए। आइस इसके मास्क को निशाना बनाते हुए बोला। इसकी बात पर सुबहान ने भी कहकर लगा के हंस दिया था। तुम लोगों से तो बात करना फजूल है। वो कहती इन दोनों को गुर्ती वहाँ से उठ गई थी। यहाँ से जाना, रास्ते में कहीं मुंह ना गिर जाए। आइस ने पीछे से हांग लगाई, जिस पर वो दोनों हंस दिए थे, मगर आनिया कलस कर रह गई थी। आज के दिन आनिया को मायूं बैठा दिया गया था। वो कमरे में बेजार सा मुंह बनाए बैठी थी। कैसा लग रहा है यार? एज ने इसके पास बैठते पूछा। तुम मुझसे बात ना करो, खुद तो पूरे घर में घूमती फिर रही हो, और मुझे कमरे में बंद कर दिया। मुंह बनाकर बोली, यार ये तो रस्म है ना एक, और तुम्हारी तो शादी हो रही है, मेरा निकाह है, वरना यहाँ तुम्हारे साथ मैं भी बैठी होती। तुम चाहती हो कि तुम्हारी भी जब शादी कर दूँ? आंखें खोल के बोली थी, पागल हो गई है, मुझे निकाह का सोच सोच कर टेंशन हो रही है। उसे चपड़ लगाती बोली थी, अच्छा हाँ अच्छा यार, एक बात बताओ, राजदारी तरीके से मतलब की बात पर आई थी? हम पूछो। रीश इसके पास पड़े गजरों को पकड़ते पूछे, क्या रीश को भी कमरे में बंद किया है ऐसे? वो बाजार सी बोली, नहीं पागल, इन से ही तो तुम्हारा पर्दा है। वो बेचारा मुंह लटकाए सुबह से इधर उधर फिर रहे हैं, और आइस और सुबहान इनका सुबह से रिकॉर्ड लगा रहे हैं। इसने हंसते हुए बताया था। क्या यार, पर्दा क्यों? मुझे इनसे बात करनी आनी है। ऐसे बताया क्या? ने बताया, क्या पागल होगी? ये नहीं हो सकता, किसी को पता चल गया तो वो डांट पड़ेगी। वो सीधी होकर बैठ गई थी। यार प्लीज़ किसी तरह बात करवा दो, तुम्हें तो पता है मेरा इन्हें देखे बगैर एक दिन भी नहीं गुजरता। वो चेहरे पर ज़माने की बेचारगिरी समोए से बोली थी, अच्छा फिर सब्र करो, सोचती हूँ। वो इसकी शक्ल देखकर कुछ सोचते बोली, वैसे पहली बार ऐसी दुल्हन देखी जो अपने मियाँ से खुद बात करना चाहती है। रिश ने आनिया को शर्मिंदा करना चाहा, लेकिन आनिया पर कोई असर नहीं हुआ।
अस्सलाम वालेकुम भाई, ये भाभी से बात कर लें। आज जो इसे बाहर ही मिल गया था, वो अंदर आया और उसने मोबाइल इधर थमा दिया। अरीश का हाथ हमें बाहर ले गया। दूसरी तरफ अरीश आयज़ा की फुर्ती देख कर रह गया था, मगर आनिया को देखकर मुस्कुरा दिया। लड़के मैनर्स होते हैं कुछ, जब कोई बात कर रहा हो तो बाहर आ जाते हैं। आइज़ इसे सख्ती से कहता आगे बढ़ गया। अरीश तो हैरान थी, कैसी हो? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, कैसी दिख रही हूँ? भुलाए बोली थी, बहुत प्यारी। वैसे देखता बोला, पीले सूट में बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। रीश प्लीज़, वो घबराए हुए लग रही थी। पहले बड़े हौसले से बात करने का कह दिया था, तब वो बात नहीं कर पा रही। तो अच्छा, तो किस लिए, तो कॉल किस लिए की है? उसने संजीदगी से पूछा। ऐसे ही दिल कर रहा था, मुझे डब्बे में बंद करके रख दिया। वो कमरे में एक निगाह डालती हुई बोली थी, इस डब्बे को अच्छे से देख लो, फिर तो मेरे डब्बे में आना है। वो गंभीर लहजे में बोला और आनिया सर झुका गई। सुबह से आई से कह रहा हूँ, मेरी तो इसने सुनी ही नहीं। तुम्हारी बारी। अपना मोबाइल भी हासिल कर दिया। हाँ भाभी हूँ इसकी, बसते हुए बोली, मगर रीच ने तो कुछ सुना ही नहीं था। उसकी हंसी में खोया था। क्या हुआ? मैं फ़ोन बंद करने लगी। वैसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए बोली थी, अरे जल्दी, कितनी जल्दी? अभी तो ठीक से बात भी नहीं हुई। हैरान हुआ था। नहीं, बाकी बातें बाद में। बाय साथ ही कॉल कर दी। इसका घबराहट से बुरा हाल हो रहा था। वो रीच पर ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी। वो ऐसे ही लंबे सांस लेने लगी थी। हाँ, ज़रूर सुबह से काम में लगे हुए थे। बस बहुत हो गया अब और नहीं। अरे कोई ख़्याल ही कर लो ज़ालिमों, कल दूल्हा बनने जा रहा हूँ। वो थक कर सोफ़े पर बैठ गया था। अब अपने ये ड्रामे बंद करो। रीश बेचारा भी तो काम कर रहा है। इसकी शादी है और तुम निकाह होने पर तड़ाते फिर रहे हो। सानिया बेगम ने इसकी क्लास ली थी। भाई का काम ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा बड़ा है। अम्मी आप अब्बू से बात करें, मुझसे नहीं करवाई जाती है डेकोरेशन। वो लॉन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मेहंदी का फंक्शन बाहर लॉन में ही अरेंज किया गया था। ज़्यादा ना बनो, बाहर जाओ। बाहर देखो सारी सेटिंग हो गई है। वो कहते चल पड़ी। इनके पास भी इतना फालतू टाइम नहीं था कि उससे बहस करती हुए सबू। इसने लॉन्च में आते सुबहान को देखा तो आवाज़ लगाई, क्या है? वो खुद थका हुआ था। इधर आ, मेरे पास एक प्लान है। वो इसे बुलाता चहका बोला, कैसा प्लान? इसने आइस के पास आते इश्तियाक से पूछा था। फिर आइस ने सुबहान के कान में सब प्लान बताया। तो वो दोनों हंसते हुए ऊपर की जाने बढ़ गए थे। चलो नीचे आ जाओ। अरीज और आनिया, सानिया बेगम और राबिया बेगम न सुबहान थोड़ी देर बाद इन दोनों को नीचे लॉन में ले आए थे। आज तो अरीज को देखकर रह गया। इसने अरीज को पहली बार इतना तैयार देखा था। वो सीधा इसके दिल में उतरी थी। सुबहान ने स्टेज पर पहुंचकर अरीज का हाथ आज के हाथ में थमा दिया था। अरीज का दिल धड़कना भूल गया था। इसने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। इसने आइस को निगाह उठाकर देखा भी नहीं था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरीज ने भी आनिया का हाथ थामते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो आनिया ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ थाम लिया था। बहुत प्यारी लग रही है। और रीश की इसकी तरफ देखता हुआ बोला, कम से कम अब माशाल्लाह तो कह दे। वो भी आस्ता आवाज़ से बोली तो रीश ने कहती है माशाल्लाह। मुस्कुराते हुए बोला, शुक्रिया, आप भी अच्छे लग रहे हैं। निगाह झुकाकर बोली, बस अच्छा प्यारा नहीं? रीश ने आबरू उचकाते पूछा। हल्का सा मुस्कुरा दी थी। प्यारे लग रहे हो दोनों, मुस्कुरा दिए थे। आइज बाई प्लान को अमली जामे पहनाने का वक्त आ गया। सुबहान इसके कान में घुस गया था। हाँ मुझे यही लगता है, मैं मज़ीद यूँ सच कर नहीं बैठ सकता। वो इधर उधर देखता बोला, तो इंतज़ार किस चीज़ का? चले उठे। वो इसे उठाता हुआ बोला तो आयज़ उठता देख कर सबने हैरानगी से देखा। अम्मा बात सुने। आयज़ ने इन्हें देख कर बुलाया तो वह सानिया बेगम के आने पर इन्हें सब बताते कमरे में चला गया। सब हैरान रह गए, हो क्या रहा है? मगर सानिया बेगम तो हंस कर रह गई थी। वो आयज़ ऐसे तवक्का कैसे रख सकते थे? वो सुकून से बैठे रहे। 5 मिनट बाद ही सब लाइट सब बुझ गई और एक स्पॉटलाइट में आयज़ और सुबहान का चेहरा नुमाया। सब हैरानगी से इसकी तरफ देख रहे थे। आयज़ के हाथ में माइक था। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैंने एक सॉन्ग खास अपने भाई के लिए सिलेक्ट किया है, जिस पर हम डांस करने की उम्मीद है आप लोग हमारे डांस और सॉन्ग को एंजॉय करेंगे। एलानी तौर पर बोलते ही माइक को हवा में उछालते हुए सुबहान को इशारा कर चुका था। गाना शुरू हो चुका था। टिश मुस्कुरा रहा था कि चलो आयज़ ने कुछ तो किया, मगर वो भी आयज़ था। यहाँ भी गाने के मामले में इसने जो किया था, अभी थोड़ी देर बाद सबको पता चल जाना था। हे एक ख़वारा फिर गया मारा फँस गया देखो ये बेचारा। एक ख़वारा फिर गया मारा फँस गया देखो ये बेचारा। वो डिश की तरफ इशारा करते हुए हँसते हुए डांस कर रहा था। सब इसके गाने पर हँसी छूटी थी, जबकि अरीश की गुड़ियाँ का भी असर आज इस पर नहीं हो रहा था। 2 दिन की है ये चाँदनी, फिर काली काली रात है। तू मान जा दूल्हे राजा, तक तक सर काजी, तक सर काजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। एक अखबारा फिर गया हमारा फंस गया देखो ये बेचारा। आयज़ और सुबहान रीछ की अच्छी खासी कर रहे थे।
अरीश को अपनी हँसी रोकना मुश्किल लग रहा था, मगर वो रानी की घुंटियों की वजह से हँसी दबाए बैठा था। आनिया का बस नहीं चल रहा था कि आइस का सर फाड़ दे, मगर वो मजबूर थी। आइस की आंखों में शरारत साफ थी। अब वो म्यूजिक पर डांस करते हुए स्टेज पर आए थे। अल्लाह, आज स्टेज टूटेगा, अरीश ने घबराते हुए सोचा था, मगर वहाँ सब इसके डांस को एंजॉय कर रहे थे। आइस और अरीश सुबहान अरीश का घुटना पकड़ कर बैठ गए। आज हंस ले तू, कल रोना पड़ेगा, सुख चैन तुझ सबको खोना पड़ेगा। अब अरीश ने से हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। वो कहकर लगा के हंस दिया। वो दोनों शैतान आज मिलकर सबको हंसा रहे थे। आज ये वो आनिया की तरफ इशारा करते हुए अरीश से कह रहा था, आनिया का बस चलता तो वो आइस के दांत आज वाकई में ही तोड़ देती। इनके डांस पर सबने तालियां बजाई थी। वह कमाल ही कर दिया है। मैं साहब हंसते हुए बोले। वो भी हल्का सा हंस दिया था। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने। जफर साहब ने भी इनकी तारीफ की थी। इनकी तो छोड़ना नहीं है। मैंने ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने बाकी सब बातें मान लेनी है शादी के बाद। वो दांत पीसते हुए बोली तो अरीश इसकी हालत हंस दिया। आनिया ने अरीश को घूरा तो अरीश सर खुजाता हुआ दूसरी तरफ देखने लगा। अगले दिन घर में गहमा-गहमी प्याली थी। अहमद साहब ने सबको वार्निंग दी थी कि सब जल्दी 7 बजे तक तैयार होकर नीचे लॉन्च में आ जाए। सब ही जल्दी-जल्दी 7:30 तैयार होकर आ गए थे, मगर एक इंसान अभी भी नहीं आया था। अहमद साहब को गुस्सा आ रहा था। चलो जाओ सुबहान देकर आओ, वो निकम्मा कहाँ पर रह गया है। अहमद साहब ने सुबहान को कहा। सुबहान इनकी तरफ जा रहा था, जबकि बुप्पो और रिच लड़की वालों की तरफ से थे। इसलिए वो जफ़र साहब की फैमिली के साथ जा रहा था। अभी सुबहान चाहता कि इतने में आइस ब्लैक शेरवानी में नीचे आता हुआ दिखाई था। बिल्कुल हीरो लग रहा था। बड़ी जल्दी आगे बैठा। साहब अहमद साहब तब कर कहा तो सब हंस दिए थे। अबू भाई की शादी है, देर करना अच्छा नहीं लगता। अब बेनियन से अपने बालों को सेट करता हुआ आगे चल दिया। फिर अचानक पीछे मुड़कर सबको हैरानगी से देख रहा था। क्या हुआ, जाना नहीं है, देर हो रही है। बेनियन से कहता फिर से चल दिया, क्या कर सकते हैं इस लड़के का। सानिया बेगम सर झटकते बोली। सब इनके पीछे चल पड़े थे। ड्राइविंग आज आइस कर रहा था। हरीश इसके साथ वाली सीट पर था। पीछे सुबहान, जबकि दूसरी गाड़ी में अहमद साहब और सानिया थे। मैरिज हॉल पहुंचकर इनका इस्तकबाल किया गया। निकाह तो पहले ही हो चुका था। थोड़ी देर बाद हरीश को लेडीज़ की साइड ले जाया गया, मगर एंट्रेंस पर ही हरीश और आनिया की कज़न ने हरीश का रास्ता रोक लिया। साथ में हरीश में आइज़ और सुबहान भी थे। आनिया तक पहुंचने के पैसे देने होंगे, हरीश खान ने मुतालबा किया। हरीश ने आबरू झुकाकर इस फौज को देखा। आइज़ ने भी नज़र उठाकर हरीश को देखा। वो सुबह के बाद अब इसे देख रहा था। पिंक कलर के घेरेदार फ्रॉक और नफासे से की गई मेकअप में वो बिल्कुल कोई गुड़िया लग रही थी। बाल को खोल कर लास्ट में कर्ल्स डाले हुए थे। आइस की नज़रों से वो कन्फ्यूज़ ही नज़र झुका गई थी। कोई पैसे नहीं, अब हटो। हरीश ने रास्ता छोड़ने का कहने लगा। इतनी क्या जल्दी है, थोड़े से तो पैसे मांगे हैं। आने की कज़न में से कोई एक बोली थी। भाई वैसे मेरे शॉल की सिक्योरिटी को क्या हो गया है, मतलब कि भिखारन आकर खड़ी हो गई हैं मांगने। आज ने सीधे बातें कहा तो रीज और जुबान की हंसी छूट गई थी, मगर लड़कियां खुद को भिखारन कहे जाने पर से लग गई थी। हाँ, हम भिखारन थी और कभी तेरी प्यारी भिखार ने देखी भी हैं। आनिया की कज़न उतराते हुए खुद की तरफ इशारा करते बोली, हाँ देखिए, ये देखो, ये भिखार तुमसे भी प्यारी है। आइस ने रीज की तरफ इशारा किया तो रीज ने आइस को घूरा, मगर आज को कब घुड़ियों का असर होना था। देखिए भाई, आप लोग पैसे दे दें और चाहे। इनमें से एक बड़ी वाली कज़न ने मामला ख़त्म करते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे दे दें। आयश ने कहते सुबहान को रीश की तरफ देखते हुए इशारा किया। सुबहान ने भी सर हिला दिया और फिर क्या था। रीश को एक टांग से आयश ने और एक टांग से सुबहान ने उठाकर कंधे पर बिठाया, जैसे रीश दुल्हा न हो गया, कोई सासेदान हो गया जिसके कारकुन इलेक्शन जीतने वैसे गोद में उठाकर ले जाते हैं। लड़कियां तो इस आफत पर जल्दी से साइड पर होगी। वो इसे उठाकर स्टेज पर लेके और रानिया के पहलू में बिठा दिया। और सीधे होकर राजा सुबहान ने लड़कियों को चढ़ाने के लिए होर्डिंग की थी। लड़कियां वहाँ कड़कती हुई खड़ी थी। इसकी हरकत पर सब हंस दिए थे। आहिस्ते से कुछ भी किए जाने की उम्मीद की जा सकती थी। आनिया फुल गोल्डन कामदार मेकअप और डीप रेड कलर कामदार दुपट्टे में गजब ढा रही थी। हरीश ने भी आने के सामने गोल्डन सी ही कामदार शेरवानी पहनी हुई थी। वो भी किसी रियासत का शहजादा लग रहा था। सबने ही इसकी जोड़ी को सराहा था। थोड़ी देर बाद दूध पिलाई की रस्म के लिए लड़की आ गई। हरीश ने आइस से बदला लेने के लिए इतरा कर आखिर बंद कर दिया ताकि स्ट्रा को आखिर में बंद कर दिया ताकि दूध स्ट्रा में ना आ सके। ऊपर से लो फिर आगे भी कारण बन गई। इनके आते ही आज ने हाँक लगाई थी। सब हंस दिए थे सिवाय लड़कियों के। वो जलकर रह गई थी। 50,000 चाहिए हमें, इस दफ़ा कोई बहाना नहीं चलेगा, वरना हम आनिया को आपके साथ नहीं जाने देंगे। आनिया किसी किसी ने छिपा कर कहा। ये खास इसने आइस के लिए कहा था। क्यों, हम आनिया को साथ लेकर जाएंगे, भाई की बीवी है वो। आइस ने भी इसे देखते हुए कहा था। बस फिर पैसे दे दे। आनिया अरीश ने भी हिस्सा डाला था। हमें क्या पता दूध कहाँ से ले लिया, पता नहीं किसका दूध होगा। सुबहान ने भी कहा तो आइस ने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। आप पैसे दे दो फिर पी कर देख लेना, इम्पोर्टेंट दूध है। एक कज़न इतरा कर बोली थी। ओहो, ब्रांडेड दूध है, इसने मजाक बनाते हुए सुबहान के हाथ पर हाथ मारा था। चले
45,000 देते, इतने कम कर दिए हैं। इनमें से एक बड़ी कज़न बोली ठीक है 25,000 लेने हैं तो ले लो। आइस ने भी लड़कियों की तरफ देखते हुए कहा ठीक है 25,000 अब निकाले जल्दी। रीश ने हाथ आगे किए थे। रीश ने आइस की तरफ बदल तरफ नज़र से देखा था। रुकिए भाई मैं देता हूँ। आइस जेब से पैसे निकालता बोला तो लड़कियाँ खुश हो गई थी कि शुक्र मामला जल्द ख़त्म हो गया, ये ले। वो इनके हाथ पर ईरान की करेंसी के 25,000 रखता मुतमिन सा बोला तो सब हँस दिए, मगर लड़कियाँ हुनक बनी इस पटाखे को देखने लग गई थी। उन्होंने उम्मीद कैसे भी लगा ली कि आइस सीधी तरह कुछ बात मान लेगा। ये क्या है? वो यकदम ज़ुबान होकर बोली थी, लो भाई पैसे हैं लगता है। कभी इकट्ठे 25,000 नहीं थे क्या? आइस कहाँ बाज़ आने वाला था, हमें ये नहीं चाहिए, असली वाले चाहिए। रिश चिढ़ कर बोली थी, बिल्कुल असली नोट है, यहाँ चेक कर लो, किसी से भी पूछ लो, असली नोट है। वो बेनियाज़ सा बोला तो रिश ने इसे ऐसे घूरा जैसे अब यही अपनी आँखों से ही इस लंगूर को पसंद कर देगी। बच्चों बस करो मत तंग करो, दे दो पैसे। अहमद साहब को वक्त का अंदाज़ा हुआ तो बोले तो थोड़ी बहस के बाद रिश ने इन्हें पैसे दे दिए थे। रिश के पैसे देने के बाद आयज ने इसके हाथ से ग्लास ले लिया था। दूल्हे का जूठा मैं पीऊँगा ताकि मेरी जल्दी बारी आ जाए। वो रिश को देखता शरा से बोला, मगर ज़रा स्ट्रॉ में दूध नहीं आया था, ये क्या ग्लास खाली है या दूध नहीं आ रहा? आयज ने रिश को देखते हुए ग्लास पर से ढक्कन उठाया तो उसकी नज़र स्ट्रॉ पर पड़ी जिसके आखिर में गिरा लगी हुई थी। भाई आपने बताया क्यों नहीं कि स्ट्रॉ में से दूध नहीं आ रहा? पैसे वापस करो। लड़कियां हमारे दूल्हा ने तो दूध पिया ही नहीं। लड़कियां आइस लड़का औरतों की तरह हाथ नीचे करके बोला, जिस तरह खुद ढक्कन उठाकर पीने लगे हो सीधा दूल्हे को पिला दो। आयशा बेनियाज़ी से कहती है स्टेज से उतर गई तो सब लड़के हंस दी थी। आज ने रीश को पिला दिया और खुद भी थोड़ा सा पिया। फंक्शन बहुत ज़बरदस्त था। रुखसती के बाद सबने अब घर की राह लिया। आनिया ने अपने घर में ही जाना था। घर के बड़े पहले निकल गए थे दूल्हा दुल्हन के इस्तकबाल के इंतज़ार में। अरे ये क्या? दूल्हा-दुल्हन के इस्तकबाल की तैयारी। सामने खड़े शख्स को देखकर आइस के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। गुस्से से रगे तन गए थे वो लोग। वापस घर आ गए थे। ये क्या करा है यहाँ पे? वो गुस्से से चिल्लाए तो सबने इसकी तरफ देखा था। आइस आराम से यार काम डाउन। रीश ने इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा था इसका गुस्सा ठंडा करना चाहिए, मगर वो गुस्से से आगे बढ़ा और अभी जाहिद साहब तक पहुंचा। जब सामने से बीच में रोक दिया था, रुक जाओ बेटा, भाई साहब बात कर रहे हैं, गुस्सा मत करो। चाचू कैसे गुस्सा ना करो, इस इंसान की वजह से इतना सब हुआ है और फिर भी ये यहाँ खड़ा है। वो गुस्से में किसी की भी सुन घबराता है। रीश और सुबह तो सर झुकाए खड़े थे, लेकिन रीश को साथ ही साथ आइस के मूड से भी डर लग रहा था। इसे गुस्सा कम ही आता था, मगर जब आता था वो सामने वाले को नहीं देखता था कि कौन है। जबकि रीश इसके मुकाबले में अक्ल से काम लेने वाला बंदा था। तुम बताओ चाहते क्या हो? आखिर मैं सामने अब तहमुल से काम लिया था, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें। बल्कि से गोया हुए थे, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? फिर किस बिना पर माफ़ी मांगने आए हो? अहमद साहब के कहने पर वो शर्मिंदा हुआ था। मैं जानता हूँ मैं बहुत गलत किया, मैं बदले की आग में अंधा हो गया था, माफ़ कर दे मुझे। फिर से हाथ जोड़ते हुए बोले थे, मुझसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? अपने बीवी बच्चों से मांगो। तुम हमारे नहीं इनके गुनहगार हो। अहमद साहब ने देखे बगैर बोले तो जाहिद साहब ने एक बार फिर से राबे साहब के आगे हाथ जोड़ दिए। तो माफ़ कर दो, मैं यहाँ से तो गया, भाई साहब ने मुझसे कता ताल्लुक़ कर लिया, मैं इनका काम पूरा नहीं किया, मैं अकेला हो गया हूँ। वो सब बता रहे थे। ठीक है मैं आपको माफ़ किया। राबिया ने एक नज़र ने देखता तो सब ने हैरानगी से राबिया को देखा था। जाहिद साहब हल्के से मुस्कुरा दिए थे। बच्चों मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा बाप नहीं बन सका। वो शर्मिंदगी से बोले तो ज़ुबान ने आगे बढ़कर गले लगा दिया। बाबा आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। जाहिद साहब ने रेश को देखते हुए अपने बाजू फैलाए तो रेश ने एक नज़र आइस को ज़्यादातर नज़र से देखा तो आइस के इशारे पर वो भाग कर जाहिद साहब के गले लग गए थे और वो आंसू बेख्तियार बह निकले। बाबा आप ऐसा ना करते तो कल कम से कम मेरी खुशी में शरीक होते। मैं आपकी से ढेर सारी दुआएं लेती, लेकिन कल में मुझे आपकी कमी बहुत महसूस हुई। कल मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। वो रोती बोल रही थी। जाहिद साहब ने ना समझी से देखा, क्या मतलब बेटा? उलझे हुए देखते बाबा कल आप ही का आइस भाई से निकाह हो गया है। सुबहान ने बताया। जाहिद साहब ने राबिया को एक नज़र देखा जैसे तस्दीक चाह रहे हो। राबिया बेगम ने इस बात में सर हिला दिया था। जाहिद साहब खुशी से ने आइस को देखा तो वो नज़र ज़मीन पर गाड़े खड़े थे। बेटा आइस मुबारक हो, वो कहते इनके गले लगाने को बड़े, मगर आज ने वही रोक दिया। ओके ठीक है खैर मुबारक। वो कहता सीढ़ियाँ चढ़ गए तो साहब शर्मिंदा हो गए थे। हरीश बेटा मैं आनिया को लेकर आती हूँ, तुम रूम में चलो। और सानिया बेगम ने इसका ख्याल करते हुए कहा, अरे नहीं अम्मी मैं उठा देता हूँ, आप जाएँ आराम करें, वैसे भी ये कौन सा नई नवेली दुल्हन है, घर की ही है। हरीश ने इन्हें जाने का कहा तो उन्होंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया। आनिया इसने आने को हिलाया जो थक कर सोफे पर ही सो गई थी। आनिया उठो यार, सोफे पर कमरे में जाकर सो जाना। उसकी बाजू हिलाता हुआ बोला। वो हल्का सा कसमस आई थी, यार सोने दो ना, नींद आ रही है। वो सोने में डूबी हुई आवाज़ में बोली थी। हरीश हल्का सा मुस्कुरा दे। इस वक्त वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की मासूमियत सजाए हुए थे। ये तो मैं कौन सा आधी रात तुम्हें खाना बनाने का कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि ऊपर कमरे में जाकर सो जाना। वो खुद थक गया था। अच्छा मैं कमरे में जा रहा हूँ। वो मंदी मंदी आंखें से पूछा था। नहीं एक लफ्ज़ी जवाब आया। ओह हाँ वो ड्रामा ख़त्म हो गया।
"क्या तुझे माफ़ किया" वाला वो उठते हुए बोली थी। "हैं? मतलब कौन-सा ड्रामा? नींद में हो?" वो उसे सहारा देता बोला था। "कहीं गिर ही ना जाए।" "नहीं, नींद में नहीं हूँ मैं। पप्पा ज़ाहिद की बात कर रही हूँ। माफ़ीनामा मिल गया है?" वो चिढ़ गई थी। "ओह! अच्छा हाँ, मिल गया है तो मैं सुधर जाऊँ अब।" वो इसकी बात सीरियस बात को ड्रामा बनाने पर इसकी क्लास लेने लगा। अनिया इसकी बात सुनी अनसुनी करती थी। किधर मोहतरमा वाकई नींद में हो, होश करो। अरीश इसे अपने कमरे की तरफ बढ़ता देखकर रुका। तानिया ने एक नज़र अरीश पर डाली जो अभी भी शेरवानी में था तो इसकी नींद उड़ गई। उसने एक नज़र अपने आप पर डाली तो उसे याद आया कि बेचारे की शादी हो गई है। सॉरी जहन से निकल गया। वो खफीफ सा मुस्कुराती इसके कमरे में चली आई। अरीश बेचारा सर पेट कर रह गया तो उसने भी अपने कमरे के में जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी मौजूद थे। आज काफ़ी अरसे बाद इतनी रौनक लगी हुई थी। इतने में अरीश और आनिया सीढ़ियाँ उतरते दिखाई दी। इनको देखकर आयशा आंखों में शर्ट चमकी थी। ओहो! न्यूली मैरिड मल मल मचलना आइस ने इन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठता देखकर हाँक लगाई। अरीश ने इसे घूर कर देखा था। क्या न्यूली बचपन से निकाह हुआ था? बस रुखसती हुई है। आनिया मुंह बनाकर बोली थी। अरीश ने इसे जल्दी उठा दिया था इसलिए इसका मूड ऑफ था। रात में वो कमरे में जाए सो गई थी। आइस मुश्किल अपनी हंसी दबाई क्योंकि अगर आनिया को इसको हंसता देख लेती तो ज़रूर आज इसका कत्ल हो जाता। मैंने आज सबसे इजाज़त मांगी थी। ज़ाहिद साहब ने अहमद साहब को देखकर कहा, कैसी इजाज़त है? अहमद साहब चौंके थे। मैं चाहता हूँ कि इस दफ़ा मैं जब वापस जाऊँ अपनी बीवी बच्चों के साथ जाऊँ। अगर आप इजाज़त दें तो। वो सर झुकाए बोले तो इनकी बात पर सबने इनकी तरफ देखा मगर आयशा ने अरीश की तरफ देखा था। हमसे क्या इजाज़त मांगते हो? अपनी बीवी बच्चों से पूछो कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। अहमद साहब ने तहम्मुल से पूछा। राबिया माफ़ कर दो प्लीज़, मैं अकेला हो गया हूँ। मुझे बच्चों से दूर मत करो। इनके लहजे में मिन्नत थी। इन सबकी नज़रें राबिया की बेगम की तरफ जमी थी मगर आयशा भी अरीश को ही देख रहा था। शायद वो कुछ और ही सोच रहा था। बेटा अपने बाप को माफ़ कर दो, अपने घर चलो मेरे साथ। अब वो अरीश को और सुबहान की तरफ मुड़े थे। हम आपको पहले ही माफ़ कर चुके हैं। रही बात साथ रहने की तो सोचने का मौका दे। राबिया बेगम वहाँ से उठकर चली गई। ज़ाहिद साहब ने ख़फ़त से सर झुका लिया था। वो इन सब से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। अरीश एकदम से अपनी जगह से उठा तो आनिया और सब ने हैरानगी से देखा। कहाँ चले? नाश्ता तो करो। अहमद साहब ने उनको देखते हुए कहा था। कर लूँगा मैं 10 मिनट में आया। अहमद साहब को कहता आनिया को नज़रों में ही तसल्ली देता सीढ़ियाँ चढ़ गया था। अहमद साहब ने सबको नाश्ता करने की तरफ मुतवज्जो किया तो सब नाश्ता करने लगे। पप्पू मैं आ जाऊँ? रीश इनके कमरे के बाहर खड़ा दरवाज़ा ना करता बोला। आजा बेटा। पप्पू आंसू साफ करते हुए जल्दी से बोली। रीश कमरे में आ गया था। बेड पर इनके करीब बैठ के क्या बात है बेटा? पप्पू ने प्यार से पूछा। रीश शायद तुम बांध रहा था। कैसे बात शुरू किया? पप्पू आपसे पूछा पप्पा के मुतालिक बात करनी है। फ़ौरन से मतलब की बात पर आया था। कहो बेटा मैं सुन रही हूँ। संजीदगी से कहे पप्पू जब आपने अपना ज़र्फ़ इतना बड़ा करके इन्हें माफ़ कर दिया तो अभी वो बोल रहा था पप्पू इसकी बात बीच में अटक ली थी। बेटा मैंने ज़र्फ़ बड़ा करके माफ़ नहीं किया, मैंने लोगों की बातें सुनकर माफ़ किया है। इस दिन अरीश के निकाह पर लोगों ने इतनी बातें की कि लड़की का बाप कहाँ पर है। मैं थक गई हूँ बेटा लोगों के सवालों के जवाब देकर। इनको कोई ज़रूरी काम था वो जो शिरकत नहीं कर सके मगर अब ये भी कि वो आगे हैं तो कम से कम आज वलीमे में भी चले जाएँगे। जिससे लोगों को इनके सवालों के जवाब तो मिल जाएँगे मगर अब उन्होंने साथ जाने की बात की है तो मैं सोच में पड़ गई हूँ। ऐसी सारी बात बताने की वो जाना आपने इन्हें लोगों के डर से माफ़ कर दिया फिर आप इनके साथ चली जाएँ सुबहान के लिए ही क्योंकि अरीश ने तो अब यहीं रहना है मगर सुबहान अपने आप को यहाँ अनईज़ी महसूस करता है। प्लीज़ आप ये ना समझिएगा कि मैं आपको अपने घर से निकल जाने के लिए कह रहा हूँ। मैं ये अरीश और सुबहान के लिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़ाहिद साहब के ज़िक्र पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बाप तो बच्चों का फ़ख्र होता है इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपने बच्चों के लिए इनके साथ चली जाएँ ताकि इनके दिल से खलिश निकल जाए। जहाँ तक बात पापा की है तो मैंने इन्हें पहली बार इतना बेबस देखा है। वो हकीकत में हम सबसे शर्मिंदा हैं। अब अपने भतीजे पर यकीन रखें। मैंने यकीन दिलाता बोला बेटा तुम सही कह रहे हो। मैं भी सोचती हूँ अल्लाह तुम सबको खुश रखे। तो तुमने हम सबकी मुश्किल आसान कर दी है। वो इसे प्यार करते हुए बोली थी। वो कैसी बातें कर रही हैं आप ही, हम कोई गैर थोड़ी हैं और ये आपका घर ही है जितना हम सबका है। अब आपकी बेटी आप इस घर की बेटी हैं और तमुल से ने बता रहा था। बिल्कुल मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बेटी का असल घर इसके शौहर का ही घर होता है। मैंने फ़ैसला कर लिया है मैं इनके साथ ही जाने को तैयार हूँ। बस वो कैसे कह के गई थी। अरीश मुस्कुरा दिया। इसके बाद राबिया बेगम ने अपने शौहर को माफ़ कर दिया था और आज इरिश की रुखसती थी। इरिश तो बहुत घबरा रही थी। 5 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला। इसे इसके कमरे में बिठा दिया गया था। वो अपना दुपट्टा सेट करती ठीक होकर बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम आइस ने शौक़ सी आवाज़ में सलाम किया था। वालेकुम सलाम। अरीश ने घबराहट पर काबू पाते हुए जवाब दिया। कैसी हैं आप? आइस ने बेड पर बैठते हुए सवाल किया तो अरीश इसकी तरफ हैरानगी से देखी। खैर है क्या हो गया? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं यार? एक अच्छे
एक तो अच्छे शौहर की तरह बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? और मुँह बनाता बोला तो ये जो हँस पड़ी, नहीं अजीब लग रहा है, आपने कभी ऐसे बात नहीं की। उफ़! तुम मुझे बदतमीज़ कहना चाह रही हो? ऐसे में उसने घूरी से घूरा था। आप ऐसा सोचते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ? हँसी दबाकर बोली, तुमने आनिया का जूठा तो नहीं खा लिया? वो इसके इस तरह कहने पर तफ्तीशी अंदाज़ में बोला तो रेश हल्का-सा हँस दी। नहीं, तो फिर तुम्हें इसका असर हो रहा है? वो हैरत ज़दा हुआ बोला, मज़ाक कर रही हूँ, आप तो सीरियस ही हो गए। उससे बात बनाती हुई बोली, आइज़ ने उसे घूर कर देखा तो वो हँसती थी। आज भी इसके इस तरह हँसने पर हँसती है। मैं चाहता हूँ तो मुझे ऐसे ही हर बात किया करो, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ ना जो तुम डर जाती हो। संजीव कहता, आखिर में मज़ाक करता बोला, आप गुस्सा मत किया करो। फिर मुँह बना के बोली, तुम पर कब किया अनजान मत बोला। रीज की बात पर घूरा आइस हँस दिया था। ये अदाएँ ना सा वो शौक सा बोला तो रीज सर झुका गई। आइस इसे देखता हँस दिया था। कमरे में रीश आया था। इसने आनिया की तरफ हैरत से देखा जो पूरे बेड पर मैक्सी फैलाए घूंघट निकाले बैठी हुई थी। ये ऐसे क्यों बैठी है? वो इसके करीब आता बोला। आनिया ने एक नज़र घूंघट में से मुँह इस बाहर खोले हैरानगी से इसे देख रहा था। कुछ याद है? कल हमारी शादी हुई। वो घूंघट उठाकर बोली, हाँ आज वलीमा था। खैर खैरियत से हो गया? इसके इतने पुरसकून लहजे पर आनिया का पड़ा चिढ़ गया था। मुझे मेरी मुँह दिखाई दे। कल आपने मुझे मुँह दिखाई नहीं दी। वो इसके आगे हाथ करते बोले, किस तरह से मांग रही हो? शर्म है कि नहीं? वो अभी मैदान में उतरा था। जब आप नहीं देंगे तो मैं भी मांगूंगी ना, मेरा हक है। और शर्म है किस बात की? बचपन के जौहर से कैसी शर्म है? आज इन दोनों का भी वलीमा था। वो भी बेड से उठ खड़ी हुई इसके मुकाबले आ गई थी। मेरे पास नहीं है, कल दूँगा उसे। टालता हुआ बैठ गया था। क्या मतलब आपने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा? वो सदमे से बोली थी। एक वो आइस है जिसने सिर्फ़ निकाह पर इतना प्यारा ब्रेसलेट जिसको दिया था, और एक आप है कि आपको शादी पर भी अपनी बीवी के लिए कुछ खरीदना याद नहीं रहा। वो रो-धोने के करीब थी। तुम्हारे लिए क्या खरीदा? तुम कौन-सी नई नवेली बीवी हो, बचपन की बीवी हो? क्या गिफ्ट करूँ? वो भी दो दो जवाब दिया। मुझे नहीं पता। मुझे इसमें भला मेरा क्या कसूर? मुझे बेचारे को बचपन से ही आप जैसे सरल इंसान से बात दिया कि मज़लूमियत की इंतहा पर थी। ऋषि से सरियल कहने पर घूरा था। मुझे इन घूरे का कोई असर नहीं होना। कल मुझे नींद आ गई थी, आज मुझे चाहिए। वो सोफे पर जाकर बैठ गई, मुँह फैलाए। मुसलसल रीछ को घूर रही थी। ये रीछ तो पहले लापरवाह बैठा रहा, मगर मुसलसल घूरे से श्रोता इसके पास आकर बैठ गया। अच्छा सॉरी, मैं कल पक्का ला दूँगा जो तुम कहोगी। उसके हाथ पर थाम कर यकीन से बोला था, मैं खुद आपके साथ जाऊँगी अपनी मर्ज़ी से खरीदने। वो एक नज़र से देखते बोले, अच्छा डन अप मूड अपना ठीक करो। बचपन की बीवी मुस्कुराकर बोला, अच्छा जी वो हो गई ठीक बचपन के शौहर। वो भी इसके ऐसा कहने पर मुस्कुरा दिया था। सुबह वो नाश्ते के बाद इकट्ठे बातें कर रहे थे, मगर आज ऋषि उदास बैठी थी। इसकी उदासी राबे बेगम ने नोट की थी। क्या हुआ बेटा, खुश तो हो ना? वो इससे आस्था पूछ रही थी। जी अम्मी खुश हूँ, बस आप लोगों के जाने का सोचकर उदास हो रही हूँ। बेटा भाई साहब से बात हुई है, हम लोग शायद सुबह कुछ महीनों में पाकिस्तान के शिफ्ट हो जाएंगे। उसे खुशी से बताने लगी। सच्ची? वो खुश हो गई थी। हाँ आज ने तुम्हें बताया नहीं? ये बात सबको पता है। वो हैरान हुई थी। नहीं उन्होंने मुझे नहीं बताया। ऐसा? वो हैरान हुई थी। चलो कोई बात नहीं, बच्चा भूल गया होगा। ऊपर ने कहा। रीछ ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में वहाँ आइस आ गया। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी जिसे सिर्फ रीछ दे सकती थी। और वो आकर रीछ के पास बैठ गया। आज आपने मुझे बताया नहीं कि अम्मी अबू यहीं शिफ्ट होने लगे हैं पाकिस्तान में? वास्ता से पूछ रही थी। यार मैंने तुम्हें रात को बताना था, भूल गया। तुम्हें पता लग गया? वो भी मुस्कुराते हुए मुलाजिम पूछा। जी अम्मी ने ही बताया है। चलो गुड। खुश होना? आज ने मुस्कुराहट दबाते पूछा। जी। वो मुस्कुरा दी थी। क्या बातें हो रही हैं? आनिया ने मायने से इनकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरी हर बात बताने वाली नहीं होती। आज ने दाँत निकालते हुए जवाब दिया। तो रीछ हँस दी और आनिया का मुँह बन गया। अच्छा खैर छोड़ो, मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया था शादी का। आखिर एक देवर का फ़र्ज़ है कि वो अपनी एक अच्छी भाभी को गिफ्ट दे, तो मैं ये आपके लिए लाया हूँ। समझदारी से बोलता गिफ्ट पैक इसके आगे बढ़ाता हुआ बोला था। थैंक यू आइज़। आनिया ने खुशी से गिफ्ट खोला तो रीछ ने हैरानगी से आइज़ को देखा कि ये कब लिया। रीछ आइज़ ने रीछ को देखते कंधे उचकाती, भाभी इसमें गिफ्ट को खोल कर तो देखा तो सही। आखिर सबको पता चलना चाहिए कि मैंने आपके लिए कितना शानदार गिफ्ट लिया है। आइज़ ने से मुस्कुराहट दबाकर कहा। रीछ को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, फिर अपनी सोच कर झटका कि क्या पता वाक़ई कोई अच्छी चीज़ हो। आनिया ने गिफ्ट खोलना शुरू किया। सब इसकी तरफ देख रहे थे कि पता नहीं क्या गिफ्ट होगा। इसने रैपर उतारा तो एक डब्बा था। इसने डब्बा खोला तो इसने स्प्रिंग का एक खौफनाक शक्ल उछल कर बाहर। आनिया ने चीख मारी और साथ ही रीछ का बाजू पकड़ लिया। बेसमझ आने पर इसने आइज़ की तरफ खूंखार नज़र से देखा। सब ही आइस हँसकर लूट-पुट हो रहा था। आनिया को देखते इसने दौड़ लगा दी थी। तुम्हें मैं नहीं छोड़ूँगी आइस के बच्चे। आनिया अब इसके पीछे भागी थी। इंशाल्लाह धो दूँगे, वो भागते हुए बोला। सब की हँसी छूट गई थी। जब रीछ ने शर्म से सर झुका लिया था। रीछ बेचारा अपनी बचपन की बीवी की हरकतों पर अफ़सोस करता रह गया था। ये दोनों नहीं सुधरने वाले। मदीहा बेगम ने अफ़सोस से कहा था, इन बच्चों से तो ही घर की रौनक है। सानिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। सब मुस्कुरा दिए थे और इधर आनिया आइस के पीछे ऐसे पकड़ने की कोशिश कर लगी हुई थी। इन लोगों ने तो वाक़ई नहीं सुधरना था। अब लोग अपनी लाइफ़ आराम से गुज़ारें। ख़त्म शुद से नॉवल का नाम है बचपन का शौहर और इसकी राइटर है यमुना अहमद। सो डियर रीडर्स, कैसा लगा आप लोग को ये नावल? उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं कल न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।